ठीक है, सेम इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी है। आज हम रिवाइज करेंगे। आपका ये लगभग 20 से लेके 30 जून का रहेगा। तो जो नए स्टूडेंट्स होंगे वो फोकस बनाए रखेंगे, आपका स्किप भी हुआ है तो वो भी कवर अप हो जाएगा, ठीक है। और जिसको जाना हो आपकी चॉइस है। बाकी मैंने आपको पहले भी वार्निंग दी थी, बिना रिवीजन के ये पेपर नहीं निकलता। अभी से मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं कि बहुत बर्डन लग रहा है, जिन्होंने 2-2 क्लासेस भी लगाई हैं। तो बिना रिवीजन के नहीं होते करंट अफेयर्स, ठीक है। इसको आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। करें फिर शुरू, रेडी हो? चलो फिर कल का पूछ लेती हूँ सबसे पहले। तो कल आपने अदम्य के बारे में पढ़ा था। हाँ जी गीता, अदम्य कौन सी फोर्सेस या फिर गार्ड्स को ये दिए गए हैं? आईएनएस अदम्य पढ़ा था ना? पक्का? ठीक है। उर्वशी, सेम क्वेश्चन। आईएनएस अदम्य किसको दिया गया है? वैशाली, साक्षी, अजितेश, कोस्ट गार्ड्स खत्म। तो तभी बोला है कि रिवीजन करना ही पड़ेगा, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड्स को दिया गया था आईएनएस अदम्य। हाँ जी, वाटर के कुछ जोन्स आपने पढ़े थे, कहां तक ये चेक करेगा राजवीर? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। ये जो अदम्य वाली सीरीज थी इसका एक्चुअल नेम क्या था? 8 थे ना ये टोटल, बताओ फिर। जो भी पहला नेवल शिप होता है ना उसी के नाम पे क्लास का नाम डल जाता है। तो ये अदम्य वाली सीरीज ही रहेगी। बताया था ना मैंने कि हमेशा पहले वाला जो शिप होता है उसी के ऊपर पूरी क्लास का नाम डाल दिया जाता है। यस ऑनलाइन, ठीक है। हाँ 200 नॉटिकल माइल, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा भी दिया गया था थोड़े दिन पहले। नाम अचल, ठीक है, गुड। आईएनएस तमाल के बारे में पढ़ा, इंडिया रशिया, ये आप सभी को पता है। मुझे ये बता दो कौन सी लोकेशन पे इस टाइम पे, अभी ट्रायल ही हुआ है ना? कैलिनग्रैड, वेरी गुड, ठीक है। और क्या ये पूरी तरह से रशिया ने ही बनाया हुआ है? नो कितना परसेंट इंडिजीनस है? 26%, ठीक है। तमाल का मतलब? ठीक है, स्वॉर्ड ऑफ इंद्रा, वॉरियर, और जो हमेशा बैटल जीते उस स्वॉर्ड से, ठीक है। कैसे मैंने बोला था कुछ फाइंड आउट करने को, किया? किसने बोला? ठीक है, क्रिवक, यस क्रिवक क्लास है जो इंडिया का वर्जन है इसका। और इस क्लास का नाम क्या दिया हुआ है पहली शिप पे? एक कल पड़ी थी नहीं, तुशिल, ठीक है। तो पहली जो शिप थी वो भी कौन सी थी? तुशिल ही थी, तो उसी के ऊपर पूरी क्लास का नाम पड़ा हुआ था, ठीक है, गुड। और इसका मैस्कट? ठीक है, वेरी गुड, यस ऑनलाइन। अरे नहीं, अभी कलाम पे नहीं पहुंचे सुरेंद्र। K6 मिसाइल्स हैं वो। चलो आगे हम K6 मिसाइल्स के ऊपर। इसके लिए सारे फीचर अगर आपने लर्न करने हो तो SSBN हमने बोला था। हाँ जी, हैंड रेस। SSBN क्या था? हैंड रेस, नो प्रॉम्प्ट। यहां से एक भाग गया कि रिवीजन नहीं करना। हाँ जी, कनफ, शिप, सबमरीन, बैलिस्टिक, न्यूक्लियर, वेरी गुड। तो यहां से आपको इसके पर्पस क्लियर हो जाने। किसने बनाई? इंडिया ने बनाई। कौन सी ब्रांच, डिपार्टमेंट? डीआरडीओ ने ही बनाया है, जो हैदराबाद के अंदर उनकी एडवांस नेवल सिस्टम लेबोरेटरी है। अच्छा देखो, अब बनाया भी नेवल सिस्टम लेबोरेटरी ने है, मतलब ये सबमरीन से ही लॉन्च करी जाएगी। ये चीज क्लियर थी आपको? ये सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक? हाइपरसोनिक थी, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी है इसमें जो इसको काफी एडवांस बनाती है, MIRV, फुल फॉर्म कौन बताएगा? हाँ जी उर्वशी, ठीक है। और कोई बोलना चाहेगा? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है, ठीक है। टेक्नोलॉजी MIRV भी याद रख लोगे तो सॉल्व कर सकते हो आप क्वेश्चन को, ठीक है ऑनलाइन, यस गुड, मैं देख रही हूँ। नहीं नहीं तेंजिन, तलवार नहीं है। आज का न्यूज़पेपर ओपन करोगे आप, इंडियन एक्सप्रेस, उसके एक्सप्लेनर वाले सेक्शन पे भी आज आईएनएस इस्तेमाल के बारे में ही आया है, और वहां पे चौथी पांचवी लाइन पे क्रीवक क्लास का नाम भी दिया हुआ है, ठीक है, क्रीवक ही है। चलो ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज आपने पढ़ा था, डे 26 जून, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और आपने गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइंगल भी पढ़ा था। क्रीसेंट तान्या, ईरान, तीन कंट्रीज थी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। गुरनूर, गोल्डन ट्राइंगल? वी से
वियतनाम, म्यांमार ही था, बर्मा, ठीक है। ओके, थीम इसका क्या, मैं एक थीम बोलूंगी, आप मुझे ट्रू फॉल्स बता देना, ठीक है। ब्रेक द साइकिल, स्टॉप अनऑर्गेनाइज क्राइम। हाँ, कितने बोलते हैं फॉल्स? हाँ फॉल्स है, क्यों है फॉल्स? ऑर्गेनाइज क्राइम, अनऑर्गेनाइज क्राइम नहीं था, बस इस शब्दों का भी खेल है, थोड़ा उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपने कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस के बारे में पढ़ा था। मेरा पहला सवाल, ये बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है? फंगस है, ठीक है, ईस्ट की ही एक टाइप है। ओके, क्या कर रहा है ये, म्यूटेशन किस तरह से कर रहा है? क्रोमोसोम्स के अंदर ही चेंजेस कर ले रहा है डायरेक्टली, ठीक है, तो उस वजह से हम दवाई नहीं बना पा रहे। फिर आपने एक पेशेंट पढ़ा था, न्यूट्रोपेनिक पेशेंट, क्या मतलब होता है इसका? न्यूट्रोफिल्स उनमें ऑलरेडी कम होते हैं, और आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी एक्ट करते हैं। ये ऑनलाइन, ठीक है, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स एक्टिव हैं। देखते हैं, यहाँ पे 53 स्टूडेंट्स हैं, लास्ट तक 54 हो गया। अब लास्ट तक कितने टिकेंगे देखते हैं, कंपटीशन बराबर बराबर है दोनों तरफ। चलो, ओके, मोर्टेलिटी रेट कितना था? 55 to 60%। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया था हिमाचल में, बजट से आया हुआ था, उन्होंने वैल्यू दी थी 54.98। तो ये कितना हो जाएगा एवरेज? 55%। तो हुआ क्या कि ऑप्शन में दिया, सॉरी 53.98 था, और उनकी जो आंसर की आई है उसमें बोला कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, उसमें 54% दिया था ऑप्शन के अंदर, कि इसकी वैल्यू 53.98 है। दैट्स क्रेजी, इतना कौन याद रखता है? मतलब इक्वल है ना 53.98, 54% ही याद रखोगे, कौन रखेगा 53.98? तो ऐसे क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हो, इसमें तो कोई दो राहे वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, ठीक है, हो गया, आई थिंक इतने थे कल के यही थे ना, और क्या पढ़ा था कल? पेज फोल्ड हो गया, हाँ बस, ठीक है। चलिए जी, तो आज हम 19 to 20 वाला जो करंट अफेयर था वहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन। तो सबसे पहले आपने बजाऊ ट्राइब के बारे में पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पे ना डेट्स लिखी हुई हैं, तो किसी ने अगर पुराने लेक्चर देखने होंगे तो आपको ये 20 जून से मिलेगा, ये वाली डेट से पढ़ा होता है लेक्चर, ठीक है, 20 जून। तो आप, आज मैं एक ही बार बोलूंगी एक लाइन, वैसे हम क्लास में 3-4 बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, तो इसी वजह से। चलिए जी, बजाऊ ट्राइब, कोई दो फीचर इनके बारे में किसी को भी याद है तो लिख दें फटाफट से चैट में, और आप बोल लें। स्प्लीन और डाइविंग कैपेबिलिटीज थी, ठीक है। तो बजाऊ ट्राइब आपके इंडियन सोसाइटी से इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आप इंडियन सोसाइटी को पढ़ोगे तो 3 पार्ट्स में हमेशा डिवाइड करना है। कौन कौन सा था? ट्राइबल था, रूरल था, और अर्बन था। अर्बन रूरल से आप सभी को जानते हो अबाउट द ट्राइबल, जल जंगल जमीन, ज्यादा फोकस उन्हीं चीजों पे रहता है, ठीक है, जो भी फॉरेस्ट के अंदर प्रोड्यूस होता है वहां से अटेन करते हैं। पर यहाँ पे बजाऊ ट्राइब की अगर आपने पिक्चर नोटिस करी हो तो ये पानी के अंदर ट्राइब्स रहती हैं, और इनके जो घर होते हैं वो भी कहाँ पे मिलेंगे आपको? पानी में। और इनके घरों के लिए एक स्पेशल टर्म यूज हुई थी, लेपा लेपा, वेरी गुड, ठीक है, चलो ये पढ़ा है आपने। इसके बाद दो इनके खास फीचर है, जैसे जो स्प्लीन होता है ना, पेट के बिल्कुल ऐसे बैक साइड पे आपको मिलेगा, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। जब आपकी रेड ब्लड सेल्स का 120 डेज का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे सारी आरबीसीज आ जाती हैं, फिर यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। इनका जो आरबीसी, सॉरी, स्प्लीन का साइज है वो बाकी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में 50% ज्यादा बड़ा आपको साइज में मिलेगा। एक अडेप्टेशन तो ये आ गई स्प्लीन वाली, और दूसरी अडेप्टेशन क्या है कि 20 to 30 मीटर्स तक ये डाइव कर लेते हैं, इतनी गहराई में चले जाते हैं पानी के अंदर, और कितनी देर अपनी सांस रोक सकते हैं? फॉर 13 मिनट्स। योगा करके भी लोग ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, और ज्यादा ही बड़े मॉन्क्स होंगे तो 10 मिनट्स। इनके पास नेचुरली ये कैपेबिलिटी है कि 13 मिनट्स तक अपनी सांस रोक सकते हैं। दूसरा, इनका हैबिटेट भी आ जाता है, पानी के अंदर रहते हैं, यहीं पे गुड्स का एक्सचेंज होता है। एक जीन भी आपने पढ़ा था फिर, PDE10A जीन, इसके अंदर म्यूटेशन हुई थी। बाकी म्यूटेशन आपको पता है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसमें कोई चेंजेस आ जाएंगे, दैट इज द म्यूटेशन। म्यूटेशन को अगर लेमन वर्ड में बोले तो चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का। आरएन भी न्यू है। आरएन में आपको बता दूं, आज रिवीजन क्लास है, जो कुछ दिनों का हमने पिछला पढ़ा था उसी को आज रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट इसकी आती है लोकेशन। तो लोकेशन कहाँ पे थी? सदर्न फिलीपींस, और आइलैंड कौन सा था? सुलू आइलैंड। और इसी बजाऊ ट्राइब को सी जिप्सिस या फिर सी नोमैड्स भी बोला जाता है। नोमैड्स का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, ठीक है। किनारों के पास ये तभी आते हैं जब इनको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, फिर ये मछलियां वगैरह उठाते हैं पानी से और दूसरी तरफ दे देते हैं। मतलब आज भी आपको बार्टर सिस्टम दिखेगा, पैसे का कोई रोल नहीं है, बस चेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, किस चीज का? गुड्स का। बार्टर सिस्टम में यही तो होता था, जरूरत वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी।
ठीक है, बाकी मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, इन सारे एरियाज में ये घूमते रहते हैं। फ्री डाइविंग एबिलिटीज हैं जो हमने पढ़ ली, 20 to 30 मीटर्स तक ये स्विम कर लेते हैं आराम से, और 13 मिनट्स तक ये पानी के अंदर रह लेते हैं। ठीक है, उसके बाद PDE-10A जीन भी आप याद रखोगे। इनके घरों को लैपा लैपा बोला जाता है, और मेजोरिटी ऑफ द जो इनकी एक्टिविटीज हैं वो बोर्ड पे ही निकलती हैं। ठीक है, लैपा लैपा मोबाइल, ठीक है ऑनलाइन, ठीक है। और फिशिंग मेन लाइफस्टाइल का इनका पार्ट रहता है। ठीक है, जैसे बाकी फॉरेस्ट की गुड्स पे डिपेंड होते हैं, तो पानी के अंदर बेसिक चीज क्या होगी, मछली होगी, तो फिशिंग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशन सिंधु। तो ईरान के अंदर काफी सारी बॉम्बार्डमेंट हुई, हमारे इंडियंस भी ईरान के अंदर रहते हैं, तो उनको इवैक्यूएट करा गया। कहां से? ईरान से। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन सिंधु। और जिन्होंने पेपर दिए हैं मैच द फॉलोइंग, काफी क्वेश्चन आपने देखे होंगे, ऑपरेशंस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब ईरान की अगर कैपिटल पूछूं मैं आपसे, तेहरान। 3 लोकेशंस बता दो जहां पे यूएस ने बॉम्बार्डमेंट करी थी। नतांस, फोर्डो, इस्फान। ठीक है, लोकेशन अगर ध्यान से देखोगे तो वो आपने डायरेक्शन भी याद रखनी है। ऊपर फोर्डो था, बीच में नतांस था, और यहाँ पे इस्फाहान आपको मिल जाएगा जहां पे यूएस ने अटैक्स करे हुए थे। चलिए जी, इसके बाद ईरान से कहां लेके गए थे इंडियंस को? अर्मेनिया। अर्मेनिया की कैपिटल येरेवन। ठीक है, तो वहीं पे इनकी जो एम्बेसी है आ जाएगी। तो मैं ठीक बोल रही हूँ? एम्बेसी कहाँ पे होती है? हमेशा कैपिटल में ही होती है। बाकी जगह पे क्या होता है? कॉन्सुलेट, या फिर कॉन्सुल भी जिसको बोलते हैं। येरेवन क्यों लेके गए? डायरेक्टली इंडिया क्यों नहीं लेके आए? बीच में से ATC बंद है। आप देखो, मैप देखो ध्यान से, ईरान है, पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, कैसे लेके जाते हैं डायरेक्ट फ्लाइट? तो फॉर पीस के लिए हम कौन से एरिया में सबसे पहले लेके गए? अर्मेनिया। अजरबैजान तो इंडिया के वैसे भी काफी अगेंस्ट बोलते हैं, आपको पता ही है वो चीज। अर्मेनिया काफी फेवर में भी आपको मिलेगा। इवन अर्मेनिया ने काफी इंटरेस्ट दिखाया था जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, और फिलीपींस ने तो परचेज भी कर ली थी। ठीक है, जो ब्रह्मोस मिसाइल, याद है ना, कल पढ़ा था इसके बारे में। क्रूज है या फिर बैलिस्टिक है? कितने बोलते हैं क्रूज? हाँ, ब्रह्मोस। कितने बोलते हैं क्रूज? कितने बोलते हैं बैलिस्टिक? क्रूज थी, क्रूज मिसाइल थी। ठीक है, पैरेलल टू अर्थ चलती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपने देखा था नगोर्नो काराबाग वाला एरिया, लाचिन कॉरिडोर, ये सारा कॉन्फ्लिक्टिंग जोन था अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच का। देन ईरान के बॉर्डरिंग एरियाज बता दो। यहां पे अगर ईरान है, बताओ सबसे पहले यहां पे क्या लगेगा? पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एरिया, पैट से याद कर लेना इसको। ठीक है, आगे चलो, यहाँ पे कौन सी वाटर बॉडी है? देख लो, ब्लैक सी कहां पे होगा? यूक्रेन के पास में जाना पड़ेगा। बताओ यहाँ पे कौन सा था जी देश? कैस्पियन सी। यस, कैस्पियन सी। ये देखो यहाँ पे कौन सी कंट्री है? अजरबैजान। और कैस्पियन सी का आपने जब पढ़ा था तो अजरबैजान आई थी ना उसमें, तो बस याद रख लेना, उससे ईरान भी आया था, और ऊपर तुर्कमेनिस्तान भी आया था। तो वैसे तभी बोला है, डायरेक्शन, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, अजरबैजान के बाद आर्मेनिया, फिर ये वाला एरिया इराक। कौन सा बचा? तुर्की कहाँ पे था? कहाँ जैसे था वही देखना है, तुर्की थोड़ी आएगा इधर। कहाँ पे है? अच्छा हाँ, ठीक है, मैंने पहले लगा दिया। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना, इराक यहाँ पे आएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, ये तुर्की वाला पार्ट आ गया, तो इनको याद रखेंगे आप। ये आ गई आपकी बॉर्डरिंग कंट्रीज जो हमने बिल्कुल डायरेक्शन में देखी। चलिए जी, नेक्स्ट आपने देखा था डिफरेंस बिटवीन एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट। एम्बेसी, एम्बेसी हमेशा कैपिटल में होगी किसी भी कंट्री के, वहां पे इंपॉर्टेंट से काम करे जाएंगे, जैसे कोई मिलिट्री रिलेटेड इशू है। अगर वॉर रिलेटेड इशू होगा तो उसकी कॉन्वर्सेशन भी कहाँ पे होगी? एम्बेसी के अंदर होगी। पर वहीं पे अगर किसी को पासपोर्ट लेना है, वीजा लेना है, तो उसके लिए कॉन्सुलेट। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अब केरला से कोई उठ के न्यू दिल्ली तो नहीं आ पाएगा ना बार बार डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज से, तो वो देखेगा मेरे नजदीक कॉन्सुल कहाँ पे है, नजदीक में देखेगा वो। तो इसी वजह से जो कॉन्सुल होते हैं वो इंपॉर्टेंट सिटीज के अंदर बना दिए जाते हैं, ताकि जो सिटीजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे टैकल करी जा सके। यहाँ पे आपको ज्यादा कैसी प्रॉब्लम्स मिलेंगी? इंटरनेशनली जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे ट्रेड की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है, चीजों को खरीदना बेचना, तो वहां पे आएगी। ठीक है, चलो यहां से एक कंपटीशन घट चुका है आपका, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट चलो। फिर आपने रसेल वाइपर्स के बारे में पढ़ा था, बिग फोर स्नेक्स भी इसमें देखे हुए थे। बिग फोर स्नेक्स के ऊपर क्वेश्चन बना था एक बार, तो आप इसको भी ध्यान में रखोगे। 2 दवाइयां बनाई गई हैं क्योंकि
हाफ ऑफ द जो केसेस आते हैं स्नेक बाइट की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है, उसमें से स्नेक कौन सा है? रसेल वाइपर, इसी के ज्यादा केसेस आते हैं। उसमें भी आपको नॉर्थ पार्ट के कंपैरिजन में साउथ वाले पार्ट के केसेस ज्यादा आते हैं, क्योंकि उनका वेयरिंग जो स्टाइल है वो डिफरेंट है फ्रॉम द नॉर्थ। वहां पे ज्यादा चप्पल और लुंगी में बिलीव करते हैं, तो इसी वजह से पैर अगर ऐसे नेकेड होगा तो उस केस में सांप वगैरह उनको इजीली कट कर देते हैं। इसके अलावा एक और चीज आपने याद रखनी थी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के अंदर स्नेक ई वैनमिंग को भी ऐड कर दिया गया है। मतलब जो ट्रॉपिकल कंट्रीज कौन सी आ गई आपकी? ये इक्वेटर वाला एरिया है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये सारी कंट्रीज कैसी हैं? ट्रॉपिकल। तो यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम मिलती है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज वाली। नाउ दवाइयां कौन कौन सी है? तो वेरिस प्लेडिव एंड मैरिस मेस्टैट, ये दोनों दवाइयां बनाई गई हैं। इसके अलावा मैंने आपको पॉइजन और वेनम के बीच में डिफरेंस बता दिया था, मुझे बस वेनम बता दो क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जब कोई जहर प्रोड्यूस करेगा दैट इज वेनम। पॉइजन के लिए एक इजी सा एग्जांपल, किसी डायबिटिक को आप चीनी खिलाए जा रहे हो, उसके लिए वो भी जहर बन जाएगा, ठीक है। क्योर किया पता नहीं, ये मैंने कभी पढ़ा नहीं, देखना पड़ेगा। पढ़ा है आपने? आर्टिकल भेज देना एक बार, मुझे पढ़ना पड़ेगा, अब मुझे इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। चलो, रसेल वाइपर के बाद आपने बिग फोर स्नेक्स भी देखे होते हैं, जिसमें से एक डेडली स्नेक आपको मिलेगा कॉमन क्रेट, और क्रेट से ही आपने कैस्पियन सी की कंट्रीज भी याद करी थी, याद है ना? कौन कौन सी थी बताओ फिर? के कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, लग गया ना पता? ईरान के साथ, अब ईरान इनके बिल्कुल नीचे आपको मिल गया, ये देखो दिस इज द ईरान वाला पार्ट, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान आ गया, ऊपर अजरबैजान वाला एरिया आ गया, तो डायरेक्शन ऐसे ही ड्रॉ करोगे आप, ठीक है। चलो, ये तो हमने चलो सांप से ही याद कर लिया, क्रेट से। देन इंडियन कोबरा, नाजा नाजा, ये भी बिग फोर स्नेक में इंक्लूड होता है। देन सॉ स्केल्ड वाइपर, ये वाला, और मिट्टी वाले एरिया में जब ये जा रहा होता है आपको दिखाई भी नहीं देगा। कैम्यूफ्लेज उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, थोड़ी सी ये कलर चेंजिंग कैपेबिलिटीज रखते हैं। गिरगिट सुना है ना सभी ने? क्या गिरगिट की तरह रंग बदलते हो? तो गिरगिट क्या करता है? अपना कलर चेंज कर लेता है एज पर द सराउंडिंग, उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैम्यूफ्लेज। इवन जो हमारे मिलिट्री पर्सोनल्स हैं उनके लिए भी अब हम ऐसी यूनिफॉर्म्स बनाने लगे हैं कि जैसा एनवायरमेंट होगा उनकी यूनिफॉर्म का कलर वैसे ही चेंज हो जाए। अगेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खूब सारा पैसा लगेगा, तभी वो चीज पॉसिबल है। चलो, ये बिग फोर स्नेक्स थे। अब हाफ ऑफ द जो स्नेक बाइट के केसेस आते हैं वो किसकी वजह से हैं? रसेल वाइपर, इसी वजह से ये दवाइयां बनाई गई हैं। और ये रसेल वाइपर आपको डेंस फॉरेस्ट में नहीं मिलेगा, ये ऐसे एरिया में मिलेगा जहां थोड़ी थोड़ी लंबी घास फूस हो और शांत बैठा रहता है अंटिल और अनलेस इसे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ये सारे आप इसके रिस्पेक्ट में याद रखोगे। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही मिलता है, आपको सारे पड़ोसी देशों में भी मिल जाएगा। जैसे वो नाग बैठे हुए हैं वैसे ये भी बैठा हुआ है। आपको श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, कंबोडिया, थाईलैंड, इन सभी एरियाज के अंदर मिलेगा, इंक्लूडिंग चाइना। 1.5 मीटर्स तक ये ग्रो कर सकता है। रेडिश ब्राउन स्पॉट्स इसकी बॉडी पे होते हैं, और इनकी आंखें थोड़ी सी आपको बाहर को मिलेंगी। माउथ अगर देखा हो आपने ध्यान से तो थोड़ा सा ट्राइंगुलर शेप का होता है। इसके साथ ये नॉक्टर्नल होते हैं। एन से था नाइट, एन से ही नॉक्टर्नल, डी से है डे, डी से ही डायूर्नल। तो ये वाली कौन सी कैटेगरी है? जो रात को ज्यादा एक्टिव होती है। रात भी प्रॉपर नहीं होती, जैसे सूर्य ढल जाएगा, अस्त हो जाएगा, तो उस टाइम पे ये एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज नॉक्टर्नल। रह जाएगा याद, छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो आपने ध्यान में रखने। बाकी इनको बचाने की जरूरत नहीं है, लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में है एज पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो लीस्ट कंसर्न में ये आते हैं, ठीक है। तो नंबर काफी ज्यादा अबंडेंट है, इनको काउंट करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब ये आपके न्यूज़पेपर के आर्टिकल में प्रॉपर लिखे हुए थे दो कंपोनेंट्स, कि जब आपने देखा होगा सांप का रस निकाला जाता है, जहर निकाला जाता है, ऐसे ग्लास की वायल होती है, फिर उससे डंक उस पर लगवाया जाता है, फिर ऐसे लिक्विड से निकल के आता है। उस लिक्विड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है फॉस्फोलाइपेज A2 और दूसरा होता है स्नेक वेनम मेटेलो प्रोटीनेजेस। ये दोनों कंपोनेंट्स आपको एक वेनम के अंदर मिलते हैं, ठीक है। इस जो वाइल होती है उसके अंदर कलेक्ट करा होता है। मैंने आपको बताया था 70% केसेस तो ऐसे होते हैं जहां पे सांप एक्चुअल में वैसा वेनमस नहीं होता, पर डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि सांप ने कट कर लिया था, और जब वो इंजेक्शन लगाते थे तो लोगों की डेथ हो जाती थी। क्या रीजन था? क्योंकि वो सांप जब वेनमस था ही नहीं, और आपने यही वेनम की थोड़ी सी फॉर्म उस बॉडी में डाल दी, तो वहां जाके वो एक्टिव हो जाता था, जिस वजह से बहुत सारे लोगों की मॉर्टेलिटी रेट देखने को मिलती थी। तो आज के टाइम पे तो चलो अब एडवांसमेंट बहुत ज्यादा आ चुकी है। तो अब सुनो ध्यान से, ये जो फॉस्फोलाइपेज A2 है और मेटेलोप्रोटीनेजेस हैं, ये ब्लड की कर देते हैं क्लॉटिंग। आपका ब्लड कैसा होता है? लिक्विड इन नेचर,
पर जैसे कभी किसी को चोट लगी हो, तो चोट लगती है तो उसके बाद देखना जेली लाइक सब्सटेंस बनने लग जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन। थोड़े दिन में आप देखोगे वो ब्लैक कलर का हो जाता है, फिर नेचर या तो खुद उसको निकाल देगा या आप हाथ से रगड़ रगड़ के उसको निकाल देते हो, दैट इज क्लॉट, उसको बोलते हैं क्लॉट। अब ये जब वैनम किसी को डंक मारेगा सांप, तो ये वैनम किसके अंदर चला गया, उस इंसान के अंदर जिसको स्नेक बाइट हो रखी थी, तो उसी के अगेंस्ट ये दोनों दवाइयां बनाई हैं। बाकी ये ब्लड क्लॉट का एग्जाम्पल हमने देखा था। कौन कौन सी, वेरिस प्लेडिव, वेरिस प्लेडिव क्या करेगी, PLA2 के काम को इनहिबिट करेगी, रोक देगी उसको। सिमिलरली दूसरा कौन सा है, स्नेक वैनम मेटेलो प्रोटीनेसिस, इसके काम को कौन रोकेगी, जो दूसरी दवाई आपने देखी मैरिस मेटैट, ठीक है, तो ये वाली इसके काम को रोक देगी। इन शॉर्ट दोनों ने क्या काम किया, ब्लड क्लॉटिंग को रोका। फिर थोड़ा डिपेंड करता है कि कितना वेनम इंसान के अंदर गया था, अगर ज्यादा गया होगा तो दोनों दवाइयां इकट्ठी यूज करी जाएंगी, अगर आपको लगेगा कि नहीं उतना ज्यादा नहीं है, एक दवाई से भी काम चल जाएगा, तो इसको इंडिविजुअली दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसके पूरे पर्पस थे, हमने देख लिया। नेक्स्ट आपने एक स्कीम पढ़ी थी, PM वानी स्कीम, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। एक और कंपटीशन आपका कम हुआ है। कईयों को पता है क्या होता है कि आज फ्राइडे है, यार दोस्त ने बुलाया था, आज मैम तो रिवीजन ही ले रही है, जा ही आता हूँ, ऐसे होता है। ये हमारी क्लास में भी काफी सारे स्टूडेंट होते हैं। मैंने सीरियसली, मैंने जब पढ़ाई करी थी, मैंने 3-4 छुट्टियां करी होंगी गिन के, वो भी इंपॉर्टेंट से काम से रिलेटेड। पता नहीं कैसे चलेगा ऐसे सिलेबस ज्यादा होता है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, PM वानी स्कीम के बारे में बात करते हैं। तराई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला कि ये जो PM वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस वाली आपने स्कीम चलाई थी, अब नाम पे देखो, वाईफाई प्रोवाइड करा जाएगा, एक्सेस सभी को, एक्सेसिबिलिटी कि जिन लोगों को आज तक इंटरनेट की सुविधा प्राप्त नहीं हुई है वहां तक भी यहाँ पे पहुंचने का मोटो रहेगा। तो तराई ने क्या बोला कि जो आपने इसके ऊपर टैक्सेस लगाए हैं उनको और ज्यादा रिड्यूस कर दिया जाए, ताकि जो अनडिजर्व या अंडर सर्व लोग हैं, डिजर्व नहीं बोलेंगे, अंडर सर्व, जिनको आज तक एक्सेसिबिलिटी थी नहीं इंटरनेट की, उनको भी ये अवेलेबल हो। तो किस ऑफिस को बोला है, PDO। अब सुनो, यहाँ पे 2 ऑफिस आएंगे, वन इज पब्लिक डाटा ऑफिस और दूसरा आ जाएगा पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर, वेरी गुड, एग्रीगेटर। PDO क्या करेगा, जैसे आपको याद होगी पहले आप रिचार्ज करने के लिए किसी शॉप पे जाया करते थे, राइट, तो ये PDO भी क्या करेंगे, या तो खुद वाउचर्स प्रोवाइड करेंगे, इंटरनेट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, या फिर रिचार्ज सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, या फिर अपने पास रख लेंगे और 3-4 रिटेलर शॉप्स वालों को कि आप रिचार्ज कर दिया करना, थोड़ा सा आपको भी बेनिफिट हो जाएगा। तो PDO ने क्या किया, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करी, किस चीज की, इंटरनेट की या फिर वाईफाई की। और वाईफाई कहाँ पे लगेगा, जहां पे पब्लिक स्टेशन हो, जैसे बस स्टेशन आ गया, रेलवे स्टेशन आ गया, कहीं पे कम्युनिटी हॉल है, वहां पे ये लग जाएगा। उसके बाद ये रिचार्ज सिस्टम चलेगा, आप अपना वाउचर देखें कि मुझे कितना इंटरनेट चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। देन आता है पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर, ये किसके ऊपर चेक रखेंगे, PDOs के ऊपर, कि कहीं करप्शन तो नहीं हो रही, पैसा ऐसे तो नहीं जा रहा, वाईफाई क्या सच में सबको मिल रहा है जिनको हमने टारगेट करा था। और टारगेट कौन किया है यहाँ पे, जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन है। और एक दिन आपको मैंने बताया था, जो भी स्कीम आती है वो हमेशा किसके लिए आती है, वल्नरेबल के लिए ही आती है, इक्विटी एंश्योर करने के लिए, राइट। तो आपके फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आते हैं, जो नए वाले स्टूडेंट है ये लर्न करने पड़ते हैं। टोटल 17 गोल्स आपको दिखेंगे, जिसमें से 2 आज याद कर लो। नंबर 1 इज नो पॉवर्टी, सबसे पहले तो गरीबी खत्म करो, और दूसरे पे आता है जीरो हंगर, गरीबी खत्म कर दी, अब जो खाना नहीं जिन लोगों को मिल रहा वो भी प्रोवाइड करो, ठीक है, दैट इज जीरो हंगर। हाँ जी, आप बाकी बताएंगे जिन्होंने ये पढ़ रखे हैं। टेक्नोलॉजी की हमने बात करी, कहाँ पे आएगा, एक तो 9 आ गया इनोवेशन, ठीक है, वेरी गुड, और 11 आ जाएगा, वेरी गुड, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ठीक है, और 7 अफोर्डेबल, यस अफोर्डेबल भी आ सकता है, एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है, और 12वां आएगा, देखो यस ऑनलाइन, वेरी गुड। 12th रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, इक्विटी को इंश्योर किया जा रहा है, जिनको चीजें नहीं मिली हैं उनको भी एक्सेसिबल करा जा रहा है, ठीक है जी। बाकी किसने ये लॉन्च करा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 2020 में करा था, मतलब इसका दूसरा फेज अब शुरू हो चुका है, कि दोबारा से इसमें फेज तो नहीं बोलेंगे इसको ऐसा, ये बोलेंगे कि टैरिफ रिड्यूस करने को बोला है, टैक्सेस रिड्यूस करने को बोला हुआ है। बाकी यही देखो, अंडर सर्व, अर्बन पुअर, रूरल हाउस होल्ड, जो गरीब थे जिनके पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, उन सबको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। PDOs का मैंने आपको बता दिया, कोई लाइसेंस की इनको जरूरत नहीं है, तभी तो इन्होंने रिटेलर्स को भी काम सौंप दिया कि आपको भी फायदा हो जाएगा, आप रिचार्ज कर दिया करना, तो इसी वजह से। एंड दूसरा आपने देखे एग्रीगेटर,
जो एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा? एग्रीगेटर ही प्रोवाइड करेगा। जैसे जीपे होता है आपका, सारे वाउचर वगैरह उसी पे आ रहे हैं, वैसे इनकी भी एक एप्लीकेशन होगी जिसके ऊपर आपको सारा डेटा मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एनी वाउचर। नाउ सेंट्रल रजिस्ट्री, अच्छा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इसको मेंटेन करेगा। मतलब पीडीओ के ऊपर चेक रखा पीडीओए ने, और इनके दोनों के ऊपर चेक कौन रखेगा? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। तो यही सारी मेंटेनेंस करने वाला है कि कैसे वाउचर देने हैं, कैसे प्लान्स रहेंगे इंटरनेट के, ये सारा प्लान करेगा। बाकी यूसेज कैसे करना है, रिचार्ज सिस्टम सेम है जैसे आप बाकी की एप्लीकेशन से करते हो। देन आपने देखा था अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। सबसे पहले स्ट्रेट क्या होती है? जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगी। एक नैरो वाटर बॉडी जिसने दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट किया, दैट इज स्ट्रेट। अब ऊपर क्या है? ईरान। ईरान का पुराना नाम पर्शिया, हिस्ट्री में आप पढ़ते हो पर्शिया। इसके नीचे जो वाटर बॉडी है दिस इज पर्शियन गल्फ, और ये वाली कौन सी थी? गल्फ ऑफ ओमान। दोनों को कनेक्ट कर दिया, कौन सी स्ट्रेट? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। क्यों न्यूज में थी? ईरान और इजराइल वाला इशू। ये देखो ये ईरान वाला पार्ट आ गया और यहाँ पे इजराइल आ जाएगा। बता दो फिर इजराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज फटाफट से। ऊपर कौन सी आएगी? नॉर्थ में लेबनन, पहले लेबनन नॉर्थ, फिर सीरिया, यस, देन जॉर्डन, फिर इजिप्ट। सऊदी अरेबिया करता है टच? नहीं करता। यहाँ पे एक छोटी सी वाटर बॉडी आपको दिख रही है, कौन सी है ये? गल्फ ऑफ अकाबा। ये रेड सी किसने बोला? अच्छा ये है रेड सी। पुराने तो नहीं बोलेंगे गलत इन चीजों को, ठीक है, नए स्टूडेंट का भी चलेगा। ये कौन सा था? गल्फ ऑफ अकाबा एंड गल्फ ऑफ एलात, दोनों इसी के नाम है, ठीक है। तो ये चलो हमने लोकेशन में देखा था इसको। एंड रेड सी की जब आपने बॉर्डरिंग कंट्रीज करी थी तो उसके लिए कैसे याद किया था? डेजी से, ठीक है। डेजी फ्लावर आपने देखा होगा, हमने थोड़ी स्पेलिंग बदल दी है क्योंकि हमें याद करना है। जिबूती, इरिट्रिया, सूडान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और येमेन, तो ये बॉर्डरिंग कंट्रीज आ जाएगी। ये बस एस एस इसलिए इकट्ठा लिख दिया क्योंकि दोनों ही ऐसे हैं कंट्रीज, बाकी आपको पता लग जाएगा कि अरब नेशन है, ऑब्वियस सी बात है अफ्रीका में नहीं आता होगा, ठीक है। तो यहां से आपने डायरेक्शन में ये भी याद रख लिया। हाँ जी, येमेन में कौन से रिबेलियन ग्रुप थे? हाउदी। लेबनान में कौन से थे? हिजबुल्ला, गाजा, हमास। तो ये रिबेलियन ग्रुप्स हमने देखे, ठीक है। नेक्स्ट आपने देख लिया ना इसराइल की सारी बॉर्डरिंग कंट्रीज, और बिल्कुल अगर वेस्ट में जाओगे तो देर इज मेडिटेरियन सी। चलो फिर आपने साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी करी थी क्योंकि पैराग्वे के जो इंपॉर्टेंट डेलीगेट हैं वो इंडिया आए हुए थे, तो मीटिंग हुई थी। तो हमने पहले तो पैराग्वे देखा था, ये वाला। अब पैराग्वे की ही तरह दूसरी कंट्री है उरुग्वे, पर नाम सेम से है पर दोनों बॉर्डर नहीं टच करते। इनमें से ब्राजील के साथ कौन सी कंट्री बॉर्डर नहीं लगाती? इक्वाडोर एंड चिली। ये देखो इक्वाडोर इस तरफ आपको मिलेगा, चिली ये है, चिली की तरह इसकी शेप है। चिली में क्या क्या याद किया था? सी से ही चिली था। प्रॉपर लोकेशन क्या थी? चुकी कमाटा। तो ये देखो सी फॉर चिली, सी फॉर चुकी कमाटा, और सी से आ जाएगा कॉपर। और इसके अलावा यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता है ABC, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, जहां पे लिथियम है, लिथियम ट्राइंगल उसको बोलते हैं, ठीक है, गुड। पैराग्वे की कैपिटल देखी थी असंशियोन, ठीक है, दिस इज। और एक रिवर बोली थी मैंने कि याद रखना यहां से फ्लो करती है। यस ऑनलाइन, ठीक है। बताओ प्राणा, ठीक है, रिवर प्राणा ब्राजील से चल पड़ती है पर पैराग्वे में भी काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन शेयर करती है, तो इसको भी ध्यान में रखना। क्या इसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाता है? कितने बोलते हैं नहीं? कैप्रिकॉर्न ऐसे है ना हमारी अर्थ, यहां से इक्वेटर गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गया। नितिन ने कहा यस, जाती है, जाती है, इक्वेटर भी जाती है, कैप्रिकॉर्न भी जाती है, कैंसर नहीं जाती है। अजितेश, कैब पंजाब से मुंबई आई, मैंने पैराग्वे में पूछा था। कैब पंजाब, पी, पी से क्या था? पैराग्वे। बाकी उन्हें अभी किया नहीं है, करवा दूंगी मैं ये थोड़ी देर में, ठीक है। तो जाती है, पैराग्वे से भी जाती है, चिली से भी जाती है, अर्जेंटीना भी, और ब्राजील से भी जाती है। कैब से याद रखना पहले, और पंजाब फिर मैं याद करवा दूंगी उनको जब करेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे बताओ कौन सा गल्फ था? कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ। और गल्फ क्या होता है? गल्फ की कैसे डिफाइन करोगे गल्फ को? ऐसा वाटर एरिया जो तीन साइड से लैंड से कवर्ड है। और पेनिनसुला क्या होता है? ऐसा लैंड एरिया जो तीन साइड से पानी से कवर है, दोनों ऑपोजिट टर्म्स है। और ये वाला कौन सा गल्फ था? खम्बत,
ठीक है, ये वाला उस दिन मैंने मार्क गलत कर दिए थे, यहाँ से देख रही होती हूँ ऐसे रैंडम कर दिया था। तो ऊपर वाला कच्छ है और नीचे वाला खम्बत है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। अच्छा, यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, एक पोर्ट की बात हुई थी। कौन सा पोर्ट था? अब सुनो, यस वेरी गुड, गैलाथिया। अब ये जो गैलाथिया पोर्ट है ना, इसको 2024 अभी लास्ट में नवंबर 2024 के आसपास सेंटर ने बोल दिया था कि ये भी मेजर पोर्ट है। शिपिंग ने अभी तक उसको अपडेट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आता है तो थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से ही देखना है ना, 13 और 12 वाला इशू। अगर 13 होगा तो 90% ये वाला करेक्ट ही आंसर होगा, तो आप 13 मेजर पोर्ट ही करोगे। यहाँ पे आपने गैलाथिया देखा था। ओके सचिन, यहाँ पे कौन सा पोर्ट था मेजर गुजरात वाले एरिया में? दीनदयाल, वेरी गुड, दीनदयाल पोर्ट आपने गुजरात वाले एरिया में देखा था। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पारुल कहां पे आएगा? अच्छा, मैं से लोकेशन ही लगी। चलो एक और क्वेश्चन, मोरमुगांव पोर्ट कहां पे आएगा? वेरी गुड, गोवा में कौन सा था? मोरमुगांव। और यहाँ पे एक और पोर्ट था, मुंबई पोर्ट, एक्सीलेंट, ठीक है। ओके, कनव बताएंगे आंध्र प्रदेश में कौन सा था? विशाखापट्टनम। अजितेश, ओडिशा में कौन सा था? किसी को याद हो? राजवीर? पैरादीप, ठीक है, पैरादीप। कोलकाता के अंदर आपने दो पोर्ट्स देखे थे। नो 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 नो, रुको रुको रुको, हाल्दिया हो गया, दूसरा तो कोलकाता ही पोर्ट था, तो दोनों को एक ही पार्ट कंसीडर किया जाता है, याद रखना इस चीज को। एंड तमिलनाडु में कितने थे? तीन। कौन बता देगा? तीनों के तीनों जो बता दे। हाँ जी सचिन। एनोर कहां जैसे आएगा? मैं 3 डॉट लगा रही हूँ। चिदम्बरम या फिर टूटीकोरिन, कुछ भी बोल लो, तो ये डायरेक्शन में ही आप याद रखोगे। केरला में कौन सा था यश? कोचिन। नितिन, कर्नाटका में? नो, नितिन कौन है? ये लड़कियों की आवाज भी आई नितिन की तरह। नितिन होता है लड़कियों का नाम भी? नहीं होता। न्यू मंगलोर, ठीक है, न्यू मंगलोर, ये पोर्ट था आपका, लोकेटेड इन कर्नाटका। कोई बचा तो नहीं? हो गए ना सारे? हाँ ठीक है, डन है। तो ये 13 मेजर पोर्ट्स भी आप याद रखोगे। यहां तक क्लियर? याद हो गया ना सारा? पूछू फटाफट से, क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन आपको अभी नहीं इंपॉर्टेंस पता लगेगी, अभी देखो, अभी कनव को रिग्रेट होने वाला है, थोड़ी देर में एक आर्टिकल आएगा और इनके पेपर में आया हुआ था, वो यहाँ पे पढ़ के गया था, ये फिर भी भूल गया वहां जाके। दैट इज वेरी नाइस। चलो जी, स्टार्ट करें फिर? नहीं, ब्रेक ले सकते हो आप, आज चॉइस होती है, आपकी मर्जी है, जाना है तो आराम से जाओ बिना किसी को डिस्टर्ब करे, ठीक है, चॉइस होती है। चलो, सबसे पहले आपने बजाऊ ट्राइब के बारे में पढ़ा था। गुरनीत जल्दी से बता दो, जो भी फीचर्स याद है बजाऊ ट्राइब को लेके, ऑनलाइन वाले चैट बॉक्स में जल्दी से लिखें। बजाऊ ट्राइब, बजाऊ ट्राइब, जल्दी से लोकेशन बताओ। साक्षी? फिलीपींस। और आइलैंड कौन सा था? सुलू, ठीक है। चलो ओपन एंडेड है, जल्दी से बोलना। बजाऊ ट्राइब के और भी बहुत सारे नाम से नेम्स थे, क्या क्या थे? सी ऑफ जिप्सिस एंड सी नोमैड्स, वेरी गुड। गीता बताएगी दो इंपॉर्टेंट फीचर्स रिलेटेड टू बजाऊ ट्राइब। ठीक है, कितना मीटर्स तक का था? 20 to 30, ठीक है। ये ऑनलाइन एक पॉइंट और था, आजो आजो, ठीक है, स्प्लीन का साइज था। और जीन कौन सा था? PDE10, ठीक है, तो जीन्स भी PDE10A। हाउसेस को क्या बोलते हैं? लेपा लेपा, वेरी गुड। ऑपरेशन सिंधु कौन सी कंट्री में हमने कंडक्ट किया? ईरान के अंदर, इवैक्यूएशन। अर्मेनिया की कैपिटल? येरेवन। ईरान के फटाफट से बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन बताएगा डायरेक्शन में? हाँ जी पारुल। हाँ डायरेक्शन में। ठीक है, नीचे आ गए आप थोड़ा, ऊपर 3 कंट्रीज बच गई। तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है, गुड। ओके, उसके अलावा यूरेनियम से रिलेटेड आपने 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस करी थी। अमृत याद है आपको? 3 लोकेशंस बताई मैंने, नहीं? कैपिटल याद है ईरान की? नहीं, चलो कोई नहीं। हाँ जी यश, जल्दी से 3 लोकेशंस। तेहरान छोड़ो, यूरेनियम लोकेशंस 3 जहां पे बॉम्बार्डमेंट करी थी यूएस ने। नितिन? नहीं, किसी को याद हो? हाँ जी गीता। नतांस, फोर्डो, इस्फान। ये तीनों लोकेशन डायरेक्शन में कौन करेगा? नॉर्थ टू साउथ? नॉर्थ टू साउथ, अजितेश?
गुरनूर, फोर्डो, नतांस, वेरी गुड अजितेश। फिर इस्फान। ठीक है, डायरेक्शन में ही याद रखना है इनको। और आपने अगर एचपी का पेपर देखा हो, सारी ज्योग्राफी डायरेक्शन पे ही आई हुई थी। कोई नॉर्थ टू साउथ आया था क्वेश्चन, कोई ईस्ट टू वेस्ट आया था, कहीं वेस्ट टू ईस्ट आया था। पूरी दुनिया घुमा दी उन्होंने डायरेक्शन के बेसिस पे। तो आप डायरेक्शन में ही चलोगे। ठीक है, हाँ जी। रसेल वाइपर के बारे में आपने पढ़ा, बिग फोर स्नेक्स उसमें थे। कनव, चारों के नाम बताओ जल्दी से। एक रसेल वाइपर है, दूसरा ओपन, कोई भी बोल सकता है। बहुत अच्छा लगा सुन के, पर मुझे किसी का समझ नहीं आया किसने क्या बोला। हाँ जी गीता। नाजा नाजा, इंडियन कोबरा, कॉमन क्रेट, सॉ स्केल्ड वाइपर और एक रसल वाइपर था। यस ऑल नहीं, ठीक है। फिर आपने पढ़ा दो वेनम के अंदर कंपोनेंट्स पढ़े। अगर PLA2SVMP लिखा होगा तो लग जाएगा ना पता कि वेनम का कंपोनेंट है। क्या करते हैं ये जब डंक मारता है सांप? ब्लड की कोएगुलेशन करता है। ठीक है, तो ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो उससे तो सीधा स्ट्रोक आएगा, ब्रेन तक ब्लड ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी तो जेली बन चुकी है, उसका फ्लो तो होगा नहीं। चलो ठीक है, गुड। फिर आपने वाईफाई स्कीम के बारे में पढ़ा, PM वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इनोवेशन का कौन सा SDG नंबर था? 9। ठीक है, इनोवेशन वाला था, गुड। और किनको ये टारगेट करेगा, किसको वाईफाई प्रोवाइड करना है? मतलब जो अंडर सर्व है, जिनको आज तक अवेलेबिलिटी नहीं थी, मेन फोकस उन्हीं पे करेगा, यानी कि इक्विटी को अंश्योर करा जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन, गुड। यहाँ पे भी एक्टिव है, एक ही गया है तो मतलब बाकी पढ़ रहे हैं। ठीक है, गुड है। चलो जी, सबसे पहला जो आर्टिकल था हमारा, अगेन यहाँ पे 23 को आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, तो अगर आप पिछले लेक्चर देखते हो 23 होगी उसकी डेट। चलिए जी, सबसे पहले एगार वुड के बारे में आपने पढ़ा था। IUCN स्टेटस क्या था इसका? ठीक है, अपेंडिक्स 2 था, साइट्स का क्रिटिकली एंडेंजर्ड था किसी ने कहा, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल नंबर 4 था। चलो ये बेसिक से पॉइंट थे, टू द पॉइंट याद रखने। एगार वुड को ही आउद या फिर घराऊ भी बोला जाता है। धूप मिट्टी ये सारी चीजें बनाने में यूज करते हैं, परफ्यूम इससे बनते हैं, और हर धर्म में इसको यूज किया जाता है, नॉट ओनली हिंदुइज्म, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, हर चीज में इसका यूज रहता है। चरक संहिता के अंदर इस बुक, ये बुक का नाम है, चरक जी ने इसको लिखा था, और ये फादर ऑफ आयुर्वेदा भी इनको बोला जाता है। सर्जरी के कौन थे? सुश्रुत। ठीक है, एस फॉर सर्जरी, एस फॉर सुश्रुत, तो उनसे याद रख लेना। बाकी संहिता का क्या मतलब होता है? बुक की बात हुई है, किसी लिटरेचर की बात हुई है, लिटरेरी सोर्स की बात हुई है। 5th सेंचुरी CE में एक बुक लिखी गई कालिदासा जी के द्वारा, ऋतु संहार। ऋतु का मतलब मौसम की बात हुई है, तो साइकिल ऑफ सीजन्स। हाँ जी, कनब बताएंगे फिर से। कालिदास के आपने ड्रामास भी पढ़े थे उस दिन, और पोएम्स भी पढ़ी थी। जितने भी याद हैं जल्दी से बताएं। पोएम एक तो होगी जिसमें, अब सुनो, ये वाली वो पोएम है जिसके अंदर एगारवुड का मेंशन करा हुआ है। ठीक है, बाकी हम रैंडम पढ़ रहे हैं क्योंकि कालिदासा जी की बात हो रही है। हैंड रेस करो कुछ भी याद हो जिनको। अभिज्ञान शकुंतलम, वो आ गया ड्रामा। ठीक है, मेघदूत आ जाएगी पोएम। रुको रुको एक मिनट, मेघदूत आ गया, मैसेंजर ऑफ क्लाउड, मेघ, क्लाउड। ठीक है, मालविका, अग्निमित्रम। ठीक है, और कुमार संभवम, ये भी पोएम थी, कुमार संभवम। और हाँ, यस, और एक यहाँ पे पोएम थी रघु वंशम। और यहाँ पे आ जाएगा ड्रामा विक्रम उर्वश्यम। तो ये आपकी हिस्ट्री में भी आते हैं, और यहाँ से हमने कुछ फैक्ट्स भी देख लिए। पर अगर एगारवुड की बात करोगे तो वो कहाँ पे मेंशन है? सिर्फ ऋतु संहार के अंदर, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयुर्वेदा में यूज होता है, यूनानी चाइनीज ट्रेडिशन में देख लो, वहां पे भी एगारवुड का यूज किया जाता है। देन ये सारा इसका साइंटिफिक नेम एंड ऑल अभी याद करने का इसको फायदा नहीं है। और ये रेजिन कैसे निकलता था, क्या रीजन था? डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे आपने देखा होगा, हाइट पे आप जाते हो, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वहां पे कट्स लगाए होते हैं ताकि ग्लू को एक्सट्रैक्ट करा जा सके। तो आपने एक इंजरी करी पेड़ के ऊपर, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म की फॉर्म में रेजिन निकालता है। ठीक है, कभी इनको कोई इन्फेक्शन कॉज कर देती है कोई भी स्पीशीज, जैसे यहाँ पे फेरो क्रिमोनियम नाम करके एक स्पीशी है, पैरासाइट है ये जब इन्फेक्शन कॉज करता है एगारवुड को, तो बहुत ज्यादा रेजिन निकलता है। तो रेजिन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म आपको मिलेगा। देन त्रिपुरा की कैपिटल इज अगरतला। तो अगेन नाम ही किस पे डाल दिया? एगारवुड के ऊपर, क्योंकि अबंडेंस में प्रेजेंट है, तो लोकेशन का नाम उस पे पड़ गया। एंड यहीं से आपने एक और चीज पढ़ी थी, विच वॉज शेड्यूल नंबर 6। कौन कौन से थे? 4।
असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। मणिपुर को आप एक्सक्लूड करोगे और इसे याद करोगे एटीएम स्क्वायर से। ठीक है, ये आपके शेड्यूल नंबर 6 के अंदर चारों स्टेट्स मेंशन है। नेक्स्ट आपने इसका आईयूसीएन स्टेटस वगैरह सारा देख लिया। कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज के अपेंडिक्स नंबर 2 में है। अपेंडिक्स 1 में क्या है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, आप किसी भी चीज को बाहर नहीं बेच सकते। अपेंडिक्स 2 में क्या था, रिस्ट्रिक्शन थोड़ी लूज कर दी गई, लाइसेंस होगा अगर आपके पास, गवर्नमेंट से परमिशन होगी तो आप बेच सकते हो। एंड थर्ड वाला क्या आता है, जिसके अंदर आराम से आप बेचते हो, ज्यादा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करती क्योंकि उनका नंबर हमारे पास ऑलरेडी अबंडेंट होता है। बाकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल नंबर 4 में आएगा। डन, एगारवुड। देन आते हैं मर्केंट बैंक्स। हाँ जी, मर्केंट बैंक्स के बारे में 2-3 पॉइंट्स किसी को भी याद हैं तो बोल सकते हैं। बैंकिंग सर्विसेज, रुको वैशाली बोलेगी, बैंकिंग सर्विसेज। हाँ, क्या बोलते हैं उस वर्ड को, कंसल्टेंसी। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, हम्म हम्म, ठीक है, ठीक है, बस ठीक है, डन। और एक बैंक को अगर मर्केंट बैंक बनना है तो मिनिमम पैसा 5 करोड़। अब देखो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, उस टाइम पे लिमिट 1 करोड़ की थी, फिर बाद में 1995 में इसको इंक्रीज कर दिया और कितना बना दिया, 5 करोड़। अब इसका पर्पस देख लेते हैं। देखो, बैंकिंग प्लस कंसल्टेंसी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा फाइनेंस रिलेटेड चीजें तो उनको ये हेल्प करता है। आमतौर पे आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सुना है, उनके अंदर सारे कमर्शियल बैंक्स आ गए, एसपी आ गया, पीएनबी आ गया। आप कहाँ जाते हो, कमर्शियल बैंक्स में, आरबीआई थोड़ी जाता कोई, क्योंकि आरबीआई तो बाकी बैंक से डील करता है। ये बाकी के बैंक किससे डील करेंगे, बाकी की आम जनता के साथ। ध्यान रखना, जो मर्चेंट बैंक्स होते हैं ये जनरल पब्लिक को कोई एडवाइस नहीं देते। इनका काम होता है जो बड़े बड़े बिजनेस कॉर्पोरेट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होती है। इसके अलावा एक और पॉइंट था कि ये पहले इनको लाइसेंस लेना पड़ता था, डॉक्यूमेंटेशन का काफी काम होता था, पर अब सेबी ने क्या बोला कि अब आपको लीगल एंटिटी की कोई जरूरत नहीं है, आप अनरेगुलेटेड तरीके से अपना काम कर सकते हो। पर ध्यान रखना कोई फ्रॉड ना हो, क्योंकि हम चेक तो अभी भी आपके ऊपर रखेंगे। तो ये सेबी ने स्टेटमेंट दी, तो ये लीगल एंटिटी वाला पॉइंट यहां से कट कर दिया गया है। ठीक है, मेन क्लाइंट कौन कौन होंगे, बिजनेस और कॉर्पोरेट वाले। कोई दो कंपनीज हैं, उन्हें अपना मर्जर करना है, दोनों के स्टेक्स बराबर होंगे 50-50%। जैसे स्काईलाइन और ऑर्बिट का एग्जांपल दिया था, वो दो कंपनीज अलग थी पहले, एक स्काईलाइन थी दूसरी ऑर्बिट थी, सेमीकंडक्टर की, पर दोनों ने मर्ज कर लिया, एक्विजिशन नहीं हुआ और नाम क्या पड़ गया, स्काईलाइन और ऑर्बिट। दोनों का नाम आज तक आपको दिखाई देगा। पर कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो पहले तो दो कंपनीज थी, अलग अलग थी, एक लॉस में जा रही थी, दूसरी प्रॉफिट में जा रही थी, दूसरी ने बोला कि मैं तुझे खरीद लेता हूं, वहां पे एक्विजिशन होगी, बाद में आपको वो कंपनी सिर्फ एक नाम से जानी जाएगी। एक्विजिशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हमारा कल को लॉस होगा, फायदा होगा, उनके ऊपर भी कंसल्टेशन कौन करता है, मर्केंट बैंक्स। ठीक है, चेक कौन रखेगा, सेबी रखेगी। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे थे। ये क्लाइंट एंड ऑल, मैनेज इन्वेस्टमेंट जैसे विशाली ने भी एग्जांपल दिए, स्टॉक, ये सारी चीजें अगर परचेज करनी है। सेविंग डिपॉजिट से रिलेटेड यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये सारा आप ध्यान में रखोगे। वही लिखा है, फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह ये काम करते हैं जो आपके मर्चेंट बैंक्स होते हैं। देन नेक्स्ट, आपने सर्विसेज क्या क्या ऑफर होती हैं तो ये मैंने आपको बता दी, रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेसेस को हेल्प करना। देन नेक्स्ट आर्टिकल है आपका वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025। यहाँ पे आपने दो चीजें पढ़ी थी कि निवेश जब भी किया जाता है वो दो फॉर्म्स में होता है, एफपीआई पे नहीं अभी जा रहे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, और दूसरा था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि हमारी कंट्री है, किसी फॉरेनर ने यहाँ पे देखा कि लेबर बहुत सस्ती पड़ जाती है, मैं यहाँ पे आके पैसा लगा देता हूँ, यहाँ पे इंडस्ट्री खड़ी कर देता हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। पर ये दो तरीके की हो सकती है, एक जहां पे 10% से कम का पैसा लगेगा तो उसको बोलेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और जहां पे 10% से ज्यादा पैसा लगेगा, कितना भी हो सकता है, वो 11 भी होगा तब भी उसको किसमें काउंट करेंगे, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जिसने इतना सारा पैसा लगा दिया, जैसे वॉलमार्ट का एग्जांपल लिया था, 85% स्टेक्स परचेज कर लिए फ्लिपकार्ट के, अब 85% पैसा किसका लग रहा है इनडायरेक्टली, वॉलमार्ट का। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन फ्लिपकार्ट की थी उनके अंदर वो इंटरफेरेंस शो करेंगे। पर यहाँ पे वो चीज नहीं होती, इनका मेन फोकस होता है कि अपना प्रॉफिट आता रहे, जो भी रॉयल्टी है हमसे हमें मिलती रहे, बस पैसा आना चाहिए, इन शॉर्ट दैट इज द ओनली मोटो। पर यहाँ पे इंटरफेरेंस भी आपको देखने को मिलती है। तो ये जो रिपोर्ट आती है आपकी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ऑफ 2025, इसका मेन फोकस ही किस पे था,
एफडीआई के ऊपर। सिंस ये 2025 चल रहा है तो डाटा कहाँ का मिलेगा आपको, 2024 का। तो इसमें हमने काफी चीजें देखी थी, जैसे कौन इसको रिलीज करता है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसके हेडक्वार्टर्स एट जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, वेरी गुड। और ये क्या चेक करते हैं, सिर्फ एफडीआई, मतलब 10% से ज्यादा के स्टेक्स रहेंगे, तो उन्हीं के ऊपर इन्होंने चेक करा। फिर आपने क्या देखा कि 11% ग्लोबल मार्केट में रिडक्शन आई है एफडीआई के टर्म्स में, पर 4% इंक्रीज भी देखा ग्लोबली। क्यों? वेरी गुड। जब आपने वोलेटाइल चीजों को भी ऐड कर दिया, और वोलेटाइल सबसे ज्यादा क्या होता है, फ्यूल, एनर्जी, फूड रिलेटेड चीजें, ये क्या होती हैं, हाईली वोलेटाइल, इनके प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं। आज टमाटर 40 रुपए किलो था, कल 80 रुपए किलो हो जाएगा, परसों में भी 20 रुपए किलो हो जाएगा, तो चेंज कर रहा है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। फ्यूल की बात करी, ऑयल, ईरान बोले कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेंगे, बंद कर दिया तो एक दिन में ही एकदम से इन्फ्लेशन आएगी, बहुत ज्यादा महंगाई हो जाएगी, हाईली फ्लक्चुएटिंग चीजें। तो जब वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अंदर इन चीजों को भी इंक्लूड कर दिया गया तो हमें ग्रोथ दिखी 4%, क्योंकि बीच में प्राइसेस हाई रहे होंगे और मेजोरिटी ऑफ द टाइम हाई रहते हैं अब के टाइम पे, अब एरा ही इन्फ्लेशन वाला है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। 11% डिक्लाइन मिलेगा ग्लोबली, इंडिया की बात नहीं हो रही है, पूरे वर्ल्ड में बात हो रही है। एंड 4% इंक्रीज मिलेगा अगर आप वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करते हो। अब इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया भी छोड़ दो, पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखो, एसडीजीज देखे ना पीछे 17 गोल्स कि उनके अंदर कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है थ्रू आउट नेशंस। डेवलपिंग कंट्रीज पे मेन फोकस करा है, डेवलप नहीं है यहाँ पे, डेवलपिंग आ जाएंगी, जैसे इंडिया, चाइना, ये सब आ जाएंगे। तो डेवलपिंग कंट्रीज में इस बार 25 to 33% डिक्लाइन आया है। किसी ने ज्यादा इंपॉर्टेंट समझी नहीं कि एसडीजीज के ऊपर भी हमें पैसा खर्च करना चाहिए, तो यहाँ पे भी आपको डिक्लाइन मिलेगा। नेक्स्ट आप देखोगे, अगर ग्लोबली साउथ, साउथ वाली कौन सी आ जाएंगी, जो इक्वेटर के नीचे आएंगी, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है क्योंकि हम भी डेवलपिंग स्टेज में हैं, चाइना भी उसमें इंक्लूडेड होता है। तो उसमें 10 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने 80% ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट शुरू करे हैं डिजिटल सर्विसेज के अंदर। 2 प्रोजेक्ट पड़े थे, एक था ग्रीन और दूसरा ब्राउन। शुरू से शुरू करना कौन से में आएगा, ग्रीनफील्ड। जमीन पूरी खाली पड़ी हुई थी, आपने उसको परचेज किया, वहां पे नई बिल्डिंग बनाई जो कि आपके लिए एसेट की तरह काम करेगी। पर ब्राउन फील्ड में ऑलरेडी बिल्डिंग बनी हुई थी, आपने बस उसका पर्पस चेंज कर दिया, पहले वो बैंक होता था, आज आपने बोला कि इसको हम सरकारी बिल्डिंग बनाएंगे जहां पे एसेट क्रिएशन बहुत ज्यादा करेंगे, तो आपके पास ऑलरेडी चीजें बनी हुई थी। तो यहाँ पे ग्रीन फील्ड की बात करिए, 80% ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट शुरू तो करेंगे डिजिटल फील्ड के अंदर, पर दिक्कत क्या है, सिर्फ 10 कंट्रीज आएंगी ग्लोबल साउथ के अंदर। अफ्रीकन यूनियन में 50 से ज्यादा कंट्रीज आ जाती हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 10 कंट्रीज की बात करी गई है, जो कि अगेन देखने में अच्छा लग रहा है 80%, पर कंट्रीज का नंबर कम है, तो वो भी नेगेटिव नोट पे है। बाकी फर्स्ट रैंक पे देखें तो यूनाइटेड स्टेट है, चाइना 2023 में सेकंड रैंक पे था, इस बार इनका भी रैंक रिड्यूस हुआ है और ये 4th पे आ चुके हैं, और इंडिया का रैंक 15th, और 23 में क्या था हमारा, मतलब 24 की रिपोर्ट, 23 का डाटा 16th रैंक था। ठीक है जी। बाकी 2024 में एशिया ने कितने अट्रैक्ट करे हैं, तो $605। मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस करनी थी कि क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे डिक्लाइन हुआ, कहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ। अब इंडिया के केस में देख लेते हैं, 15th प्लेस पे आ चुके हैं, पहले हमारा 16th रैंक था, और हमने सिर्फ अनाउंसमेंट्स करी हैं 1080 ग्रीनफील्ड अनाउंसमेंट, मतलब अभी प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, अनाउंसमेंट्स हैं, जस्ट बोल दिया है कि कर देंगे। और नेक्स्ट कितना पैसा आया है, तो 24 बिलियन ये हमारे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है फॉरेनर कंट्रीज ने, जो कि काफी ज्यादा है इफ कंपेयर टू 2023 के डाटा के साथ। डन। फिर आपने खीर भवानी टेम्पल के बारे में पढ़ा था, लोकेशन आ जाएगी तुलामुला इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी माता जी को ये डेडिकेटेड है, रगन्या, जो कि एक इनकारनेशन है दुर्गा माँ की ही। बाकी अगर टेम्पल की लोकेशन ध्यान से देखो तो जहां पे एक्चुअल आइडल को रखा जाता है उस लोकेशन को क्या कहते हैं, सेंक्टम सेंटोरम या फिर गर्भा गृह। साइड में पिलर्स लगे हुए थे, यहां से पानी आता रहता है, और ये एक मैंने मिथ और बिलीफ बोला था, 2 वर्ड्स बोले थे कि ये पानी जो है वो ब्लैक कलर का टर्न हो जाता है अगर इस एरिया में शांति कोई भंग करने की ट्राई करता है। तो ये खीर भवानी टेम्पल, एंड पहले भवानी टेम्पल ही कहते थे, पर खीर क्यों लगा था, लोगों ने प्रसाद की फॉर्म में डेजर्ट जो चढ़ाया था यहाँ पे वो खीर ही था। किसने बनाया था, तो महाराजा प्रताप सिंह ने इसको बिल्ड करा था, और उसके बाद रेनोवेशन किसने करी थी, तो महाराजा हरि सिंह। आपका नाम क्या है, गुरकिरत। ओके गुरकिरत, आज रिवीजन क्लास होती है, जो हमने पूरे हफ्ते पढ़ा होता है, पिछला बचा होता है, उसको आज हम कवर अप करते हैं, ठीक है। तो आज थोड़ा स्पीड में चलेगा लेक्चर, थोड़ा आइडिया लग रहा है। वैसे पढ़े पहले करंट अफेयर्स, अच्छा नहीं पढ़े, चलो कोई बात नहीं, मंडे को दोबारा से क्लास होगी, वो बिल्कुल फ्रेश होगी, आज रिवीजन डे है मेनली, ठीक है।
ओके जी, नेक्स्ट कश्मीरी पंडित्स के लिए कुलदेवी की तरह भी ये माता जी हैं, और बाकी ज्येष्ठ अष्टमी को ये सेलिब्रेशन होती है मई और जून मंथ। ग्रे स्टोन से बना हुआ है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। बाकी वही है सारी स्टोरीज। फिर आपने मेजर पोर्ट हो गए ना ये लर्न आप सभी को, कोई ऐसा जिसको नहीं हो, जिसने पढ़े थे पर याद नहीं है? लर्न है ना सभी को? ठीक है, नए वाले स्टूडेंट्स को नहीं बोल रही अभी, आप कर लोगे विद टाइम। ओके, यहां तक डन। चलो 2-3 आंसर करो फटाफट से फिर। सबसे पहले वासु, मर्चेंट बैंक से आपने पढ़े क्या क्या 2 सर्विसेज थी? और कॉर्पोरेट से, ठीक है, वो क्लाइंट्स आ जाएंगे। हाँ, मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। मर्जर एक्विजिशन के ऊपर हेल्प करते हैं। क्या ये सेविंग डिपॉजिट का पैरामीटर भी रखते हैं? तो नहीं रखेंगे। और किसी भी बैंक को अगर मर्चेंट बैंक बनना है तो मिनिमम पैसा 5 करोड़ का रहेगा। ईयर्स मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। 1992 में इसकी एक्चुअल में फाउंडेशन हुई थी, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, फिर 1992 में मर्चेंट बैंक्स बने, जब लिमिट कितनी थी? 1 करोड़ रुपए की थी, बाद में 5 करोड़ हुई थी, ठीक है। फिर आपने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पढ़ी 2025 की। अमृतपाल इंडिया का क्या रैंक है इस बार? 15th रैंक्स इंपॉर्टेंट है। 15th रैंक है। अच्छा, इसमें ग्लोबल इनोवेशन वाला तो नहीं आया था अभी? नहीं नहीं, अभी आएगा, इंडियन एआई मिशन, ठीक है जी। उसके बाद कौन सी बॉडी इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसके हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। इस बार एसडीजीज के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। इस बार हमने डिक्लाइन देखा है 25 to 33%, ठीक है। वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग वाला तो नहीं आया ना भी आर्टिकल, अभी अगले में है वो, ठीक है। इंडिया ने कितने अनाउंसमेंट्स करे हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट? 1080, ठीक है, स्टेट एग्जाम्स में डेट आता है। एगार वुड का कालिदास के कौन सी बुक के अंदर मेंशन है? ऋतु सहारा, ठीक है। और जो रेजिन होता है क्यों प्रोड्यूस होता है? डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है जी, डन। रेगुलेट कौन करता है मर्चेंट बैंक्स को? सेबी। सेबी की आरबीआई? सेबी करता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जनरल पब्लिक के साथ भी ये डील करते हैं? फॉल्स, ठीक है, नहीं करते हैं उनके साथ। जो क्लाइंट थे हमारे वो बिजनेसेस और कॉर्पोरेट्स ही आएंगे। खीर भवानी टेम्पल के बारे में पढ़ा, कौन सी माता जी को ये डेडिकेटेड है? रगन्य। किसके इनकारनेशन है? दुर्गा, ठीक है। बाकी पोर्ट्स डन है ना सभी को? अब कोई भूलेगा तो नहीं? 13 ही पोर्ट्स करने हैं आपने, 90% चांसेस होंगे वही करेक्ट होगा, ठीक है। ऑनलाइन वेरी गुड। चलो आपका कंपटीशन भी रिड्यूस हुआ, 3 यहां से भाग गए। ये प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन में सबसे ज्यादा। आपके पास चॉइस होती है, कोई आपको पूछेगा नहीं कि क्यों गया, मुझे थोड़ी है पता कौन गया वहां से, पर यहाँ से कोई जाएगा बेशक, मैं आपकी उसमें इंटरफेरेंस तो नहीं करूंगी, पर मुझे दिख जाएगा ना कि कौन गया तो वो तो पता है, और मुझे नाम सभी के याद है यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं जाके बोलूंगी, मैं बस वो गया था, बाकी वैसे कोई इशू नहीं है, पर गया था, गई थी, गया था, जो भी गया था। चलो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। सबसे पहले फास्टैग एनुअल पास स्कीम, जिसके बारे में आपको पता है 1 साल का टाइम पीरियड या फिर 200 ट्रिप्स, रिचार्ज कितने का था? 3000 का। अगर किसी को जाना और आना है तो उसको एक ट्रिप काउंट करेंगे कि दो? वो दो ही काउंट होगी। कौन से व्हीकल्स इसमें एडेड है? नॉन कमर्शियल या फिर प्राइवेट व्हीकल्स। पर अगर कहीं पे क्लोज्ड टोल प्लाजा होगा जहां पे डिस्टेंस के बेसिस पे आपके पैसे कटते हैं, वहां पे अगर आपको आना और जाना है तो वो एक ट्रिप काउंट होगी या 2? वो एक ही काउंट होगी जहां पे डिस्टेंस के बेसिस पे काउंट होगा, ठीक है। तो ये आपने एनुअल स्कीम देखी थी। बाकी कौन सी टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID। कौन इसको मैनेज करने वाला है? तो एनपीसीआई। और आपके फास्ट टैग पे देखना राइट कॉर्नर पे एनपीसीआई लिखा भी होता है। और दूसरी बॉडी आ जाएगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2014 में इसको पायलट प्रोजेक्ट पे चलाया था, यानी कि चंक्स में चलाया, थोड़े थोड़े एरियाज पे लगा दिया। एंड 2021 में इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करा, और 22 में यूपीएससी ने फास्ट टैग के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था। नेक्स्ट, फीस वगैरह का मैंने आपको बता दिया। एंड कैसे रजिस्टर, क्या ये एक ही पर्सन यूज कर पाएगा या किसी को ट्रांसफर भी कर सकता है? जो एक फास्ट टैग होगा वो एक ही पर्सन करेगा ना, एक ही गाड़ी यूज कर सकती है ऑब्वियसली। कईयों ने छुड़ाए होते हैं ना, ऐसे लगा देते हैं दूसरी के साथ भी, तो वो नहीं करना, इसमें एक ही चलेगा। खैर अब तो नहीं है, अब तो स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा है। अगर टोल प्लाजा पे आप देखोगे इनकी आजकल RFID चलती नहीं है, बोलते हैं आपका रिचार्ज नहीं है। इधर हजार हजार रुपए पड़े होते हैं उसके अंदर, फिर लेके आते हैं अंदर से मशीन, फिर चल पड़ता है। तो दिक्कतें इनके एंड से भी आती हैं। सोचो 3000 रुपए जब ऐड करोगे फिर क्या होगा? कल को वो बोले कैश तो फिर रिचार्ज तो वेस्ट हो गया ना। और ऊपर से कैश तो आजकल बहुत जनता नहीं रख रही है साथ में, मैंने भी नहीं रखा होता, किसी ने नहीं रखा होता।
मेजोरिटी मतलब अब ऑनलाइन चली गई है। बाकी ये सारी बता दी मैंने। 3,000 एक साल पहले हो जाए या 200 ट्रिप पहले हो जाए, रिचार्ज आपको तब करना है। 365 दिन के अंदर आपकी 199 ही ट्रिप्स हुई तो 365 दिन के बाद कर सकते हो। एक ही दिन बचा ना, कहाँ ही जाओगे। लास्ट डे तो वैसे भी करते हो पार्टीज, वैसे भी छुट्टी होती है, यहाँ तो छुट्टी होती है न्यू ईयर पे, मुझे याद है। 26 कब हुई थी लास्ट टाइम अजितेश? 28 से हुई थी, हम आए थे 28 को, मेरा बर्थडे था ना उस दिन, तो आगे थे हम सारे। बाकी फिर उसके बाद छुट्टी होती है 3 4 5 ऐसे जैसे तक रहती है। कहीं तो लोहड़ी के बाद ही आते हैं आराम से कि लोहड़ी मना के ही आएंगे। जाते हो तुम गाने के लिए अब? फिर छुट्टी किस चीज की करते हो? चलो ठीक है। बॉडीज याद रखनी है और एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा ऐप और साथ में वेबसाइट NHAI की ही रहेगी। और मिनिस्ट्री तो नाम से पता लग जाएगा, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। क्या है इस पास का वो सारा मैंने आपको बता दिया। लंबी लंबी लाइन लगी रहती है जिसमें डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कलेक्शन के टाइम पे टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, वो सारा ना हो, आराम से लोग आगे पीछे जा सके। इसी वजह से इसको एनुअल पास स्कीम में ऐड कर दिया गया है कि कहीं रिचार्ज कर रहे होते हैं साथ के साथ। पर ये प्रॉब्लम फिर से रहेगी, फिर से नहीं रिचार्ज करके आएंगे। अगर किसी ने टैक्सी करी होगी वो देखेगा कस्टमर की तरफ किया, कर दे रिचार्ज, ये भी मतलब पैसे तो देने ही है पर रिचार्ज भी कर दे साथ में। देन आते हैं इंडिया AI मिशन। यहाँ पे सबसे पहले तो ये इंडिया AI मिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ये मिशन लाया गया है कि कैसे एथिकल तरीके से हम इसका यूसेज करेंगे और ग्लोबल मार्केट में जो बाकी राइज कर रहे हैं उनको हम भी कंपनसेट करेंगे। नाउ मिनिस्ट्री कौन आ जाएगी? तो मिति आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इन्हीं के साथ नेस्कॉम भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अच्छा आप नहीं करते, ठीक है ठीक है, ओके। फिर 2023 में स्टार्ट किया था इसको, और अभी क्या बोला है कि इसको अब थोड़ा बूस्ट दो। इसके अंदर बहुत सारे पिलर्स हमने ऐड करे थे कि यूनिवर्सिटीज के अंदर ये वाले प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे जो AI बेस्ड होंगे, पर हुआ कुछ नहीं, तो उनको अब बूस्ट करने की बात करी गई है। तो ये जो इनिशिएटिव है नेस्कॉम के बारे में अगर देखोगे तो हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली इंडिया, और इनका भी काम क्या रहता है? IT सर्विसेज का। और साथ में 1988 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी प्रॉफिट इनका जनरेट होता है ये अपने ही ऊपर दोबारा से लगा देते हैं ताकि और ज्यादा ग्रोथ हो। एंड इस बार जो इनका मेन टारगेट है दैट इज मेकिंग AI इन इंडिया। इंडिया के अंदर आत्मनिर्भरता, अगेन सेल्फ रिलायंट, उसी पे हम फोकस कर रहे हैं। और एथिकल और रिस्पॉन्सिबल AI यूज हम करेंगे। देन ये सारे पिलर्स बनाए हैं इंडियन AI मिशन के अंडर, ये सारे आप याद रख सकते हो। स्टार्टअप वगैरह इसमें इंड्यूस करे जाएंगे, डेटाबेस सेटअप करे जाएंगे और इनोवेटिव सेंटर्स बनाए जाएंगे। अगेन इनोवेटिव मतलब SDG नंबर 9 एंश्योर है, वेरी गुड। अब आते हैं QS वर्ल्ड रैंकिंग में, यानी कि अब इंडिया 4th रिप्रेजेंटेटिव कंट्री बन चुका है। 2015 में देखोगे हम, हमारी इंडिया से सिर्फ 11 आपको इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे, IITs मिलेंगी, पर अब ये नंबर इंक्रीज हो गया 5 गुना ज्यादा, 54। और जो हमारा रैंक है अब किस पे आ गया है? 4th के ऊपर। जबकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा देखोगे तो 0.64% है, जो कि बहुत कम है, बट स्टिल वी आर रिप्रेजेंटिंग द वर्ल्ड। अब इसमें क्या आता है? QS वर्ल्ड सबसे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ की है? तो लंदन बेस्ड हायर एजुकेशन, जिसका नाम है क्वैरियल साइमंड्स, ये याद रख लेना। ये डेटा आज नहीं हम पढ़ेंगे, ये आपके मेंस वगैरह में यूज होता है, तो याद रखना कि हमने कोई QS वर्ल्ड रैंकिंग भी पढ़ी थी, टेक वाले पार्ट में इसका यूज किया जा सकता है। नाउ IIT दिल्ली का रैंक क्या आया है? तो 123rd आया हुआ है, तो ग्लोबली देखा गया है। लास्ट ईयर क्या था? 150th, तो इस बार 2025 में इंप्रूव हो चुका है रैंक। US, UK, चाइना और 4th रैंक पे है इंडिया। ये ऊपर वाली 2 कंट्रीज तो पहले से अपना रैंक सस्टेन करे हुए हैं, बाकी फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ये सवाल आपके HP के पेपर में पूछा था, नितिन किया ये क्वेश्चन? नहीं पढ़ा तो था आपने, किया था? क्या किया था? यही किया था, 39 ही किया था। कनव आपने क्यों नहीं किया था? ये तो ताजा ताजा पढ़ा था। सेम यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था क्योंकि ऑप्शन थी 37, 38, 39 एंड 40। बस यही है, तभी रिवीजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रैंक्स थ्रू आउट ईयर बहुत सारी आती हैं, कितनी याद रखोगे? रिवीजन करोगे तो याद रहेगी, श्योरिटी होगी। तो 39 था इसका, ठीक है। और बाकी इंडिया के अंदर अगर देखोगे तो R&D भी बहुत ज्यादा कम है, 0.64% तक आपको मिलेगा। बाकी प्राइवेट सेक्टर की भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगी, जहां भी उनको ज्यादा प्रॉफिट दिखता है उसी में वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड ये सारे हमने इनिशिएटिव्स लिए थे। चलो ये वाला आर्टिकल पढ़ने का फायदा नहीं है। महाराष्ट्र ने पहले 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंप्लीमेंट करा और 2-4 दिन पहले स्क्रैप कर दिया, तो ये तो खत्म हो गया वहीं पे। पर इससे आपको 2 आर्टिकल्स याद रखने हैं। नंबर 1 इज, एक 350 था ए और दूसरा 351। 351 में क्या था? हिंदी लैंग्वेज की डेवलपमेंट, नेशनल लैंग्वेज नहीं बोला, सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस किया। एंड 350 ए
इंस्ट्रक्शन दी जाएगी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को उन्हीं की लैंग्वेज के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है एज पर आर्टिकल नंबर 350A। देन आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। कौन सा कमीशन था? कोठारी कमीशन, वेरी गुड, कोठारी कमीशन, ये भी याद रखेंगे आप। बस बाकी ये स्क्रैप हो गया तो अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आपने नैनोजाइम्स पढ़े थे, जैसे आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम होते हैं आर्टिफिशियली जो बना दिए गए, छोटे साइज के होंगे, उनको बोल देंगे नैनोजाइम। किसने बनाए हैं? तो आईआईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कहाँ पे लोकेटेड है? बेंगलोर में। किस डिजीज के लिए बनाया है? पल्मनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। अब देखो पल्मनरी वर्ड जब भी आएगा ये कहाँ पे एसोसिएटेड है? लंग्स के साथ। आपके बॉडी के अंदर कोई तिनका गया, मान लो ग्लास चला गया गलती से, आपने चबाया नहीं, उसको चबाएंगे तो रेत बन जाती है, पर अगर चबाया नहीं वो वैसे ही चला गया, चोट लग गई आपको, और वो जो छोटा सा ग्लास का टुकड़ा था वो आपके लंग्स में जाके गिर गया, तो लंग्स में तो हवा होती है, वहां पे जब ये क्या करेगा? इरिटेशन कॉज करेगा, आपको चोट लगेगी, चोट लगेगी खून निकलेगा, खून निकलेगा तो प्लेटलेट्स आएंगे, प्लेटलेट आएंगे तो वहां पे क्लॉट बनेगा। अब बार बार हवा आ रही है जा रही है, वो वहां से मूव करेगा, और कौन सी कंडीशन होगी? पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। सांस ऐसे लगेगा कि आ ही नहीं रही है, ठीक है, आपको सफोकेशन फील होने लगेगी, और इट कैन बी फेटल इन नेचर। तो उसी के लिए नैनोजाइम्स बनाए आईआईएससी रिसर्चर्स ने, तो इसको भी ध्यान में रखना। एंड एंजाइम क्या होते हैं? तो जो भी प्रोसेस है उसको फास्ट कर देते हैं। मे बी फूड को डाइजेस्ट होने में पूरी उम्र लग जाती, पर एंजाइम्स हैं बॉडी में, तो जल्दी जल्दी से रोज डाइजेशन कर रहे हैं, आपको रोज खाना खाना पड़ रहा है। तो सेम पर्पज है नैनोजाइम का। और एक खास कंडीशन क्या देखी थी? मान लो दिस इज द एक्चुअल साइज ऑफ नैनोजाइम, अगर इसको लग रहा है कि मेरा साइज बड़ा है और जहां पे मुझे जाना है वहां पे एरिया छोटा है, तो ये अपने आप को तोड़ लेते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और जैसे इनका काम फिनिश, ये दोबारा से जुड़ के सेम ओरिजिनल साइज के ऊपर आ जाते हैं। तो ये था आपका नैनोजाइम, तो इनको देख लेना एक बार। एंड 50 इयर्स ऑफ इमरजेंसी आपने पढ़ा था। ओके राजवीर, फटाफट से 3 आर्टिकल्स बता दो जो इमरजेंसी से एसोसिएटेड थे, ऑनलाइन वाले लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, जल्दी से यश ईयर्स बताओ। नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी, कौन कौन से ईयर्स थे? 61 था, 62 में लगी थी, ठीक है, ठीक है, 71 और 75। सचिन, 1962 पे किस बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लगी थी? यस ऑनलाइन, वेरी गुड। जल्दी से 3, कौन सा पूछा? 1962 नहीं, तान्या, इंडो साइनो वॉर, चाइना के साथ वॉर हुई थी तो वॉर बेस था उसका। गुरनूर, 1971 की बांग्लादेश, तो अगेन रीजन क्या था? वॉर था वहां पे भी। एंड जो थर्ड लगी 1975, नितिन, इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस को कौन से अमेंडमेंट के जरिए रिमूव किया? गीता, उर्वशी, हाँ, 42nd की 44th? देखो 42nd बोलेंगे तो इंदिरा गांधी की शक्ल याद आनी चाहिए, अगर 44th बोलेंगे तो मोरारजी देसाई दिखने चाहिए। तो जो कलेश 42nd में हुए थे उनको ठीक करा गया था इन 44th अमेंडमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा था? 42nd को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे अमेंडमेंट्स करे थे। जैसे प्रियम्बल के अंदर ये सेक्युलर वर्ड नहीं था, सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, और आजकल न्यूज़पेपर उठा के देखना, रोज एक आर्टिकल आया होता है, जो ऑपोजिशन के, जिन मतलब कांग्रेस के ऑपोजिट साइड में है, वो बार बार यही बोल रहे थे कि सेक्युलर भी हटाओ, सोशलिस्ट भी हटाओ। ये होता है, आपको मेन मुद्दे से आपकी नजरें हटाई जाती हैं, जो मेन इश्यूज सोसाइटी के अंदर चल रहे हैं उनसे आपका ध्यान भटकाया जाता है। क्या है दिक्कत? क्या है सेक्युलर? धर्मनिरपेक्ष, कि हम सभी धर्मों को इक्वली देखते हैं, उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तो मतलब ये प्रियम्बल जो इसकी सोल है उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। सेम सोशलिस्ट, ये हमारे पास्ट को रिप्रेजेंट करता है कि पहले हम कैसे हुआ करते थे, मेन फोकस वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी पे रखते थे। अब तो मिक्स इकोनॉमी बन चुके हैं ना, पहले तो सोशलिस्ट ही थे, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देन इंटीग्रिटी वर्ड को क्यों हटाना है भाई? अखंडता बोलते नहीं रहते बार बार, एकता और अखंडता, क्या दिक्कत है इसमें? तो ये होता है मेन मुद्दों से हटाना। तो आपने वो आर्टिकल फॉर अवॉइड करने हैं। आप पॉलिटी में जितना पढ़ते हो दैट इज मोर देन इनफ, आपको इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए इन वर्ड्स की। तो सेक्युलर हो गया, सोशलिस्ट हो गया, और इंटीग्रिटी वर्ड हो गया, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड करे गए थे। एंड डीपीएसपी जो कि नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, अगर आपके फुलफिल नहीं भी करेगी सरकारें तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। पर 42nd में क्या किया कि कोई चैलेंज नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा अगर डीपीएसपी में भी चेंज करे। खैर ये अच्छे थे इनिशिएटिव, जैसे आर्टिकल 39A, इसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड प्रोवाइड करी। 43A, इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स की भी प्रॉपर पार्टिसिपेशन होगी। एंड 48A, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करा जाएगा। तो ये अच्छे थे। लोकसभा का टेन्योर 5 to 6 ईयर कर दिया था। तो 44th में क्या होगा? दोबारा से नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा।
एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ट्राइब्यूनल क्लियर है ना वर्ड, जहां पे कोर्ट में आपको मल्टीपल केसेस मिलेंगे, क्रिमिनल, सिविल, एवरी टाइप ऑफ केस आप देखते हो कि आपको कोर्ट्स के अंदर मिलते हैं। ट्राइब्यूनल एक स्पेसिफिक मुद्दे के ऊपर फोकस करेगा, एक स्पेसिफिक मुद्दा होगा, वहीं पे छोटा सा ऑफिस बना देंगे, वहां पे ही सारे केसेस चाहेंगे, तो दैट इज ट्रिब्यूनल। तो पार्ट 14A इसमें ऐड करा गया। एंड 44th में आपको पता है उसमें जो गड़बड़े हुई थी 42nd में, वो सारी हमने यहाँ पे ठीक कर दी। एंड यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जब आर्टिकल 352 इम्पोज होता है, 358 और 359 खुद ही चल पड़ते हैं। 358 में क्या बोला था, 19 वाला सस्पेंड हुआ था, और 359 में क्या बोला था, सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड। बाद में अमेंडमेंट में क्या बोल दिया गया कि 20 एंड 21 नहीं करा जाएगा, क्योंकि जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया था 1975 में, तो चला गया ना अगेंस्ट आर्टिकल नंबर 20, तो इसी वजह से इसको एक्सेप्शन में डाल दिया कि बाकी फंडामेंटल राइट्स के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, पर ये आपके सस्पेंड नहीं होंगे। जुडिशियल रिव्यू कहां पे बैन करा गया था, कौन सी अमेंडमेंट के जरिए, हाँ 38, और जो प्राइम मिनिस्टर है उनके इलेक्शन को कोई चैलेंज नहीं करेगा, 39, तो 44 के जरिए उनको भी रिमूव कर दिया गया। ठीक है, फिर आपने बायोस्फीयर रिजर्व्स पढ़े थे। साक्षी, कोल्ड डेजर्ट कहां पे है, हिमाचल। वैशाली नंदा देवी, उत्तराखंड। गीता, नौक्रेक, मेघालय। अजितेश, शेषाचलम हिल्स, कनफ, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगस्त्य मलाई हिल्स, नितिन, नहीं, यश, तान्या, हाँ जी कनफ, हाँ बिल्कुल, बॉर्डर जंक्शन के ऊपर था। नीलगिरी हिल्स, गुरनूर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। ठीक है, कौन सा बचा, दिहांग दिबांग वाला अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, और अगर दिब्रू साइकोवा पूछा जाए, असम। मानस पूछा जाए, असम। ठीक है, कौन सा बचा और, कंचनजोंगा सिक्किम में था। ठीक है, पन्ना, पंचमाड़ी, मध्य प्रदेश। ठीक है, और भी था एक, एक बचा छत्तीसगढ़ वाला, कौन सा था वो, अचन कमार, अमरकंटक। नाम देख के लग जाएगा, खैर आपको पता कि छत्तीसगढ़ की बात हुई है। ठीक है, और बाकी ग्रेट निकोबार नाम से पता लग जाएगा, गल्फ ऑफ मन्नार ये भी पता लग जाएगा, श्रीलंका, और जो तमिलनाडु वाला एरिया है उनके बिल्कुल बीच जंक्शन पे आपको मिलेगा। कोई बचा तो नहीं, और सुंदरबन भी पता लग जाएगा, सिमिलीपाल, यस, ये कहाँ पे आ जाएगा, उड़ीसा। बाकी तो नाम से पता लग रहे हैं तो आपको टफ नहीं लगेंगे। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व भी डन, और ये वाला आप कर लेंगे नेक्स्ट वाली रिवीजन क्लास में। अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन, ऑनलाइन भी। पर रुको रुको रुको, भागना मत, 2-4 क्वेश्चन के आंसर करते जाओ, जो भी पढ़ा उसी का पूछ रही हूँ, डोंट वरी। ठीक है जी, आर्टिकल 43A पढ़ा आपने, क्या मेंशन करा था उसमें, वेरी गुड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्री। 48A प्रोटेक्शन करी एनवायरमेंट फॉरेस्ट की। ठीक है, 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। पार्ट 14A में क्या ऐड करा था, 14A पार्ट की बात कर रही हूं, उसके अंदर आर्टिकल्स होते हैं ना, 14A में क्या था, ट्रिब्यूनल्स यहां पे बनाए गए तो उनको ऐड कर दिया गया ताकि एक ही चीज पे फोकस करें। नैनोजाइम बनाए गए IISc बेंगलोर के द्वारा, किस बीमारी को टैकल करने के लिए, पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। नाम से पता लग रहा है ना, जब भी एम्बोलिज्म आए तो हवा भरेगी, कहीं पे चोट लगी होगी। थ्रोम्बो वर्ड आए, कौन चोट को ठीक करेगा, प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट का साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट ही होता है। और पल्मोनरी बोला है तो आपके कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, इंडिया AI मिशन आपने पढ़ा, कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, मिति, और कौन साथ में सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, नेस्कॉम, वेरी गुड। फिर आपने QS वर्ल्ड रैंकिंग पढ़ा, तो ये जो साइमोंट करके एक जिन्होंने रैंकिंग दी है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, लंदन में है, और IIT दिल्ली का रैंक 123rd। ठीक है, और हमने क्या इंप्रूवमेंट करी है, पहले कितने इंस्टीट्यूट थे, अब कितने हो चुके हैं, 11 से 54। ठीक है जी, वेरी गुड। आर्टिकल 350A में क्या था, 350A लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को उन्हीं की लैंग्वेज में आपने इंस्ट्रक्शन देनी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए बोला गया। एंड आर्टिकल 351 में हिंदी की डेवलपमेंट, बस डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करा। फास्टैग एनुअल स्कीम, 1 साल या फिर 200 ट्रिप्स। ठीक है, कितने का रिचार्ज है, 3000। कौन कलेक्शन करेगा, NPCI और NHAI, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्रांसफरेबल है कि नॉन ट्रांसफरेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल। टू एंड फ्रो अगर मूवमेंट होगी तो उसको एक काउंट करेंगे या दो, पर अगर क्लोज टॉल प्लाजा होगा फिर
क्लोज टोल प्लाजा का मतलब, ठीक है, और इसका मतलब होता है कि डिस्टेंस के बेसिस पे आप देखोगे कि इनका कटना है कि नहीं कटना है पैसा। एंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक 39, अब तो नहीं भूलेगी, कनव को तो नहीं भूलेगी एटलीस्ट। चलो ठीक है, ये होता है। रिवाइज नहीं किया हो तो आप कंफ्यूज होंगे वहां पे, क्योंकि ऑप्शन बहुत नियर बाय देते हैं। मैंने, आई थिंक आप आए थे उस दिन, जिस दिन हमने कोस्टल एरियाज वाला पढ़ा था ना, मैंने प्री का बताया भी था कि अगर तो इजी वाले ऑप्शन होंगे तो दूर दूर देगा वो नंबर्स। ठीक है, जैसे उसमें क्या था, 7516 से 11098, फिर मैंने एक दिया कि एक बड़ा क्लोज होगा जिसमें आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सा करें। तो ये कनव आपके सामने का एग्जाम्पल है कि हमने रिसेंट पढ़ा था, फिर भी ये जाके वहां पे कंफ्यूज हुए। कंफ्यूजन तभी होगा अगर आपने रिवीजन नहीं किया होगा। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है। नए स्टूडेंट्स डरेंगे नहीं, आपको भी 1 महीना लग जाता है करंट अफेयर्स पे एज बनाते बनाते, तो ऐसे मत सोचना कि इनको तो पहले से आता है, तो वैसा कुछ नहीं होता। ये बहुत पुराने हैं, इनको साल भी हो गए हैं कईयों को, और कुछ अभी नए आए हैं जिनको 2 महीने हुए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको 1 महीना हुआ है। तो करंट अफेयर के लिए मिनिमम जिनका दिमाग थोड़ा तेज होता है बोलने के लिए, जिनको होता है कि एक मैनिफेस्टेशन होती है कि हमारा दिमाग तेज है, हम समझ लेंगे, और वो सच में समझ लेते हैं, 1 हफ्ते का टाइम लगता है, मैक्सिमम 1 महीना आप एडजस्ट हो जाते हो। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी नहीं एडजस्ट हो रहे हैं, तो अपने मेंटर से बात करें कि क्यों नहीं एडजस्ट हो पाए, क्या रीजंस आ रहे हैं, ठीक है, तो डिस्कस करें उनसे प्रॉपर। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। और जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, आपकी आंसर्स हो जाएंगे चेक। कल उधर वाईफाई नहीं था तो दिक्कत आ रही थी इंटरनेट इशू से रिलेटेड। ऑनलाइन वाले थोड़ा ये भी ध्यान रखेंगे कि बार बार मैसेजेस नहीं करने हैं, फिर मैं आपका रिप्लाई करूंगी तो शीट स्किप हो जाती है, ठीक है, तो थोड़ा सब्र बनाए रखें। चलिए, थैंक यू। कोई जरूर बता दिया मैंने आपको, जो मुद्दे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी रिलेटेड, ठीक है, इकोनॉमी रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही है, कोई अच्छी स्कीम्स नहीं आ रही हैं, जो उनमें डिस्क्रिपेंसीज है उनके ऊपर कोई फोकस नहीं है, वहां नहीं है फोकस। यूथ को भड़काना कि तुम इधर मत देखो, ये देखो सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, इनको हटा के होगा क्या? अगर साइंटिफिकली देखो, तुम लॉजिकली देखो, तो इनको हटा के कुछ भी नहीं होने वाला, वही रह जाएगी ना सोल। तो सेक्युलर तो हम हैं ही, सारे धर्म है इंडिया के अंदर। सरकारें बीच में चेंज हुई, कईयों ने बहुत ही ज्यादा एक ही धर्म को प्रमोट करने की ट्राई करी, तो सेक्युलरिटी को भी हर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली, जो हमारा प्रीएम्बल है उसकी सोल को हर्ट कर रहा है। तो ये कुछ नहीं है, मुद्दे भड़काने के लिए होते हैं, यूथ को डायरेक्शन लेस करने के लिए होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज चलते रहते हैं। हर साल में आप एटलीस्ट 5-6 बार ऐसा देखोगे कि एक हवा आएगी जिसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर, इसी के ऊपर फोकस होगा। जबकि आपने देखा 40 सेकंड के अंदर कि कुछ अच्छे अमेंडमेंट्स भी करे गए थे, तो हम सारी चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो चल ही रहा है। देखो, सिविल सर्वेंट्स के लिए ना एक एथिक्स नाम का सब्जेक्ट ऐड करा था। अब एथिक्स उनको तो सिखा दिए जो सिविल सर्वेंट थे, और जिनके साथ काम करना है उनको तो सिखाया ही नहीं है, ठीक है, क्लैश तो आ गया। और ऊपर से डोमिनेटिंग कौन होगा, जिसको एथिक्स नहीं सिखाए थे? अब बताओ किसकी चलेगी? जो अनएथिकल होगा। ये ऑब्वियस ही बात है, ऐसे ही चलती है ये हायरार्की। हाँ, ये चलता ही रहेगा, ये सारी चीजें चलती ही रहेंगी। अभी आप थोड़े दिन में सिडिशन टर्म बहुत सुनने वाले हो, आएगी ये तो देश के ही अगेंस्ट है, ये सारी स्टेटमेंट्स आएंगी। जब ये सोशलिस्ट सेक्युलर वाली हवा चलती है, उसके बाद सिडिशन की ही आती है। देशद्रोह कुछ नहीं, आजकल तो किसी को भी देशद्रोह बोल देते हैं, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बोल रहा है उसको भी देशद्रोह बोल देते हैं। आजकल रिश्तेदारियों में देखो, पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर डिस्कशन चलती है, लड़ने पे उतर जाते हैं। हमने अपने सामने देखी शादियों में ऐसी फाइट्स होगी, किसके पीछे? जिनको फर्क तक नहीं पड़ रहा। कंगना रनौत बोलती है, अरे कुछ नहीं है, वहां पे सारे लंच इकट्ठा करते हैं, बाहर दिखाते हैं कि पता नहीं कितनी का लड़ाई है, वहां गप्पे चल रही होती है प्रॉपर। तो ये सब मतलब यही है, पॉलिटिशियन को भी डर रहता है कि कहीं हमारी इंपॉर्टेंस खत्म ना हो जाए। यही तो है सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी, नहीं तो आज तक इंप्रूवमेंट हो ना जाती। उनको यही है। पूरा आपकी एप्लीकेशन पे पड़े हैं, लाइव एक ऑप्शन आता है वहां पे, या फिर कंटेंट में जाओगे तो करंट अफेयर्स के मंथली आते हैं आई थिंक, तो मंथ के ऊपर क्लिक करना, वहां पे सारे वीडियोस हैं, पीडीएफ्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब नए वाले स्टूडेंट के पास ऑप्शन है, अगर आपको थोड़ा थोड़ा शुरू करना है, जो रिवाइज हो जाता है ना उस डेट का कर लिया करना साथ के साथ ही। ताजा ताजा आपने सुना, एक बार उधर से सुनोगे, वहां डिटेल में डिस्कस करा होगा तो आपको ईजी लगेगा फिर, ठीक है।
बाकी मेन रिवीजन तो हम दिसंबर के आसपास ही शुरू करेंगे, क्योंकि पेपर फिर नजदीक होते हैं। बाकी पीसीएस का तो देख लेंगे, जब भी एग्जाम की जिसकी डेट आएगी आपका रिवीजन 1 महीने पहले शुरू हो जाएगा। टेंटेटिव सितंबर टू अक्टूबर बोला हुआ था, डैश लगा के अक्टूबर लिखा है तो नवंबर रख के चलो आप। हाँ, अगर सितंबर अक्टूबर टेंटेटिव भी लिखा है ना साथ में, जैसे आपकी लिस्ट निकलती है कॉलेज की, टेंटेटिव लिस्ट 1 हफ्ता पहले आ जाती है, फिर 2-3 हफ्ते के बाद परमानेंट आती है, तो वैसे एग्जाम्स को होता है।